ओके फाइन देन लेट्स बिगिन। क्या डिस्कस कर रहे थे अपन लास्ट सेशन में? आई थिंक अपन टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स पे डिस्कस कर रहे थे, राइट? एक बार अपन थोड़ा क्विकली रिकॉल करें जहां से अपन ने टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स स्टार्ट किया। तो टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स में चलिए क्विकली मेरे साथ बताइए। टोटल अगर जावा की बात करें तो कितने डिविजन्स में वेरिएबल को कैटेगराइज किया गया है? देयर आर 2 डिविजन्स, राइट? डिवीजन फर्स्ट एंड डिवीजन सेकंड। ओके, सो डिवीजन फर्स्ट हमेशा किस पे फोकस करता है? वैल्यू पे फोकस करता है कि किस तरीके की वैल्यू है वेरिएबल के अंदर, राइट? और अगर वैल्यू पे फोकस करे तो फिर डिवीजन 1 दो कैटेगरी के वेरिएबल होते हैं। एक होता है आपका प्रिमिटिव वेरिएबल और एक होता है रेफरेंस वेरिएबल, राइट? अगर किसी वेरिएबल में वैल्यू प्रिमिटिव टाइप की है, प्रिमिटिव टाइप का मतलब इसका डेटा टाइप अगर प्रिमिटिव कैटेगरी से बिलोंग करता है और टोटल प्रिमिटिव कितने होते हैं? 8, राइट? तो उसको क्या बोलेंगे अपन? प्रिमिटिव वेरिएबल। और अगर कोई वेरिएबल ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के काम आता तो उसको क्या बोलेंगे अपन? रेफरेंस वेरिएबल। तो वैल्यू किस तरीके की, उसके बेसिस पे डिवीजन 1 में 2 तरीके के होते हैं, प्रिमिटिव एंड रेफरेंस। उसके बाद अपन ने देखा था डिवीजन 2 जो पर्टिकुलरली फोकस करता है वो किस पे करता है? ऑब्वियसली एक तो करता है पोजीशन पे और दूसरा किस पे करता है? ऑब्वियसली दूसरा करता है उसका बिहेवियर, किस तरीके का बिहेवियर वो शो कर रहा है, राइट? इस दोनों फैक्टर की बात करें तो फिर डिवीजन 2 इन दोनों फैक्टर के बेसिस पे वेरिएबल को 3 पार्ट में कैटेगराइज करता है। पहला कौन सा? इंस्टेंस वेरिएबल, दूसरा कौन सा? स्टैटिक वेरिएबल, और तीसरा कौन सा? लोकल वेरिएबल। देन आई थिंक लास्ट सेशन में अपन ने एक एक पॉइंट फिगर आउट किया था इंस्टेंस वेरिएबल के रिगार्डिंग, राइट? तो एक बार अगर अपन क्विकली देखने जाए कि क्या वो पॉइंट था इंस्टेंस वेरिएबल के रिगार्डिंग, तो फिर चलिए बताइए फटाफट पहला पॉइंट। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन फॉर्मेट में करता हूं, आप मेरे को बता जाना। पहला, कब अपने को बनाने की रिक्वायरमेंट है इंस्टेंस वेरिएबल? अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट चेंज हो रही है तो फिर अपने को क्या बनाना चाहिए? इंस्टेंस वेरिएबल, राइट? सेकंड पॉइंट, चलिए हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक ही कॉपी क्रिएट होती है सेपरेट, तो सेपरेट कॉपी क्रिएट होने वाली हर एक ऑब्जेक्ट के लिए। तीसरा पॉइंट, कब क्रिएट होता है आपका इंस्टेंस वेरिएबल? जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। कब डिस्ट्रॉय होता है? जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है। थोड़ा इनडायरेक्टली अगर मैं पूछूं तो इंस्टेंस वेरिएबल का स्कोप कितना होता है? जितना ऑब्जेक्ट का होता है, ठीक है? चौथा पॉइंट, जो इतने सारे मेमोरी एरियाज होते हैं उसमें से आपका इंस्टेंस वेरिएबल कौन से मेमोरी एरिया में स्टोर होता है? हीप एरिया में। नंबर 5, कहां पे आपको लिखना चाहिए इंस्टेंस वेरिएबल को? तो ऑब्वियसली डायरेक्ट क्लास के अंदर अपने को लिखना चाहिए इंस्टेंस वेरिएबल को। नंबर 6, अगर हम बात करें तो इंस्टेंस वेरिएबल को आप एक्सेस कैसे कर सकते हो? रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू, राइट? अदरवाइज क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट में सेपरेट कॉपी बनेगी तो आपको ये बताना पड़ेगा कौन से ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो, और ऑब्जेक्ट को बताने के लिए किसकी हेल्प लेते हैं? रेफरेंस वेरिएबल की। ओके, उसके बाद अगर अपन बात करें, अगर आपने इंस्टेंस वेरिएबल को वैल्यू प्रोवाइड नहीं की तो फिर वैल्यू कौन देगा? जेवीएम। कौन सी वैल्यू देगा? डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? डेटा टाइप पे। चलिए लास्ट वन, इंस्टेंस वेरिएबल बोलो या फिर एक और क्या बोल सकते हो आप? ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल, क्योंकि टोटली किससे बिलोंग करता है? ऑब्जेक्ट से। चलिए ये पॉइंट्स अपन ने फिगर आउट किए थे। मैंने आपको बोला था कि ये सारे पॉइंट है इंस्टेंस वेरिएबल के रिगार्डिंग, खाली एक पॉइंट को छोड़ के, लेकिन वो पॉइंट समझने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी? पहले स्टैटिक की। तो चलिए आज अपन सबसे इंपॉर्टेंट फेवरेट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, इंस्टेंस और स्टैटिक में क्या डिफरेंस है। उसके लिए पहले अपन एक बार स्टैटिक को समझते हैं और हर एक पॉइंट पे अपन इसको किसके साथ कॉन्ट्रास्ट करेंगे? इंस्टेंस के साथ, राइट? तो आई बिलीव लास्ट सेशन तक आपका क्लियर होगा, आपने प्रॉपर देखा होगा, तभी आप इस सेशन को ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। इनकेस अगर आपका कुछ भी मिस हुआ, आई थिंक आपके पास रिकॉर्डिंग्स के लिंक भी आ रहे होंगे, तो रिकॉर्डिंग आप देख सकते हो, अदरवाइज आप इस नंबर पे कम्युनिकेट कर सकते हो जो भी अपनी प्रॉब्लम है। चलिए बात करते हैं अपन और सेशन को स्टार्ट करते हैं अपन आज का, और स्टार्ट करते हैं अपन किसके साथ? स्टैटिक वेरिएबल के साथ। क्या होता है स्टैटिक वेरिएबल? तो जिस स्टोरी के बेसिस पे अपन ने लास्ट सेशन में इंस्टेंस वेरिएबल को समझा था, चलिए उसी स्टोरी से अपन स्टार्ट करते हैं स्टैटिक वेरिएबल को समझना, राइट? तो लास्ट सेशन में अपन ने क्या किया था? जब इंस्टेंस वेरिएबल को समझना था, मैंने एक क्लास ली थी। क्लास कैसे बनाते, सिंटेक्स आपको पता है। मैंने एक क्लास ली थी और मैंने बोला था हर एक स्टूडेंट के पास क्या होता है? रोल नंबर। चलिए इंट रोल नंबर। ओके, हर एक स्टूडेंट के पास क्या होता है? नेम। चलिए स्ट्रिंग नेम। ओके, हर एक स्टूडेंट ऑब्वियसली लेट्स सपोज कि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, या फिर अगर आप 12th तक लोगे तो स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, राइट? तो हर एक स्टूडेंट किसी न किसी स्कूल से या फिर लेट्स से किसी न किसी कॉलेज से बिलोंग करता है। तो हर एक स्टूडेंट का करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ कॉलेज नेम होगा, तो लेट्स से सी नेम या कॉलेज नेम जो भी है, राइट? ओके, और भी बहुत सारे चीजें हो सकती है स्टूडेंट के साथ, लेकिन अभी फिलहाल अपन इन 3 फैक्टर में इंटरेस्टेड है, क्योंकि इसके बेसिस पे अपन चीजों को जज कर पाएंगे जो भी अपने को करना है। चलिए ये तो हो गई आपकी क्लास। क्लास क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्या होता है? रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है? ये तो आई थिंक आपको क्लियर होगा। तो फिर चलिए पहला स्टूडेंट आया। पहला स्टूडेंट आने का मतलब क्या बनाना है आपको? पहला ऑब्जेक्ट, राइट? क्योंकि जो भी फिजिकल चीजें होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। तो चलिए पहला ऑब्जेक्ट अपन बनाते हैं। ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है, इसमें भी कोई
दिक्कत है नहीं। स्टूडेंट S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, आपको पता है सिंटैक्स ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। इस तरीके से मान लो टोटल ओवरऑल कितने स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट है सपोज करो, तो लास्ट वन स्टूडेंट S100 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। टोटल कितने ऑब्जेक्ट है इस क्लास के, 100 ऑब्जेक्ट। 100 ऑब्जेक्ट का मतलब आप ऐसे समझे कि टोटल क्लास में कितने स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट है। चलिए एक बार अपन देखते हैं लास्ट सेशन में अपन किस तरीके से रिलेट कर रहे थे। पहला ऑब्जेक्ट बना, कौन पॉइंट कर रहा है उसको, S1 पॉइंट कर रहा है, ओके। लेट्स से इस तरीके से ऑब्वियसली लेट्स से दूसरा ऑब्जेक्ट बना, कौन पॉइंट कर रहा है, S2 पॉइंट कर रहा है। इस तरीके से टोटल कितने 100 है ना, लास्ट वाले को कौन पॉइंट कर रहा है, सपोज करो S100। देखिए हर एक स्टूडेंट के पास ऑब्वियसली उसका क्या होगा, रोल नंबर होगा, उसका क्या होगा, नेम होगा, उसका क्या होगा, कॉलेज नेम होगा। तो पहले वाले के पास भी कुछ है, जैसे दूसरे वाले के पास भी उसका रोल नंबर है, उसका नेम है और उसका क्या है, कॉलेज नेम है। इस तरीके से लेट्स से लास्ट वाले के पास भी उसका रोल नंबर है, उसका नेम है और उसका क्या है, कॉलेज नेम। देखिए ये तो स्टोरी आपको पता है, लास्ट इंस्टेंस वाली स्टोरी अपन ले रहे हैं। हर एक स्टूडेंट का रोल नंबर और नेम सेम होगा या अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। तो लेट्स सपोज पहले वाले स्टूडेंट का रोल नंबर 1 है, नेम मान लो ABC, दूसरे वाले स्टूडेंट का रोल नंबर 2 है, नेम मान लो PQR, एंड लास्ट वाले स्टूडेंट का रोल नंबर मान लो 100 है, नेम मान लो क्या है, XYZ। चलिए एक काम करते हैं, ये तो ठीक है, अभी तक की स्टोरी तो अपन ऑलरेडी लास्ट सेशन में देख चुके थे जब अपन ने इंस्टेंस वेरिएबल एक्सप्लेन किया था। एक नया चीज मैंने ऐड की यहाँ पे, क्या, कॉलेज नेम, राइट। चलिए एक फॉर एन एग्जांपल ये समझते हैं कि ये जो 100 स्टूडेंट है वो 100 के 100 स्टूडेंट मान लो एक कॉलेज से बिलोंग करते हैं, सारे एक ही कॉलेज का डेटा है मान लो। लेट्स सपोज सारे कॉलेज का नाम कोड प्लैनेट है सपोज, फाइन। तो सारे स्टूडेंट किससे बिलोंग करते हैं, कोड प्लैनेट से बिलोंग करते हैं। अब चलिए मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सबका कॉलेज नेम अगर पहले वाले से पूछोगे भाई तेरा कॉलेज नेम क्या, ये बोलेगा CPT, दैट इज कोड प्लैनेट। दूसरे वाले से पूछोगे CPT और लास्ट वाले को पूछोगे तो CPT। अब आराम से देखना, यहाँ पे रोल नंबर की टोटल कितनी कॉपी बनी है, 100। हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अपनी कॉपी है। पहले वाले ऑब्जेक्ट के लिए रोल नंबर की अपनी कॉपी है जिसने उसमें क्या रख रखा है, 1 रख रखा है। दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के लिए अपने रोल नंबर की कॉपी है जिसमें उसने क्या रख रखा है, 2। लेट्स से लास्ट वाले स्टूडेंट के पास अपने रोल नंबर की कॉपी है जिसमें उसने क्या रख रखा है, 100। चलिए ये तो समझ में आता है कि रोल नंबर की कितनी कॉपी है, 100, क्योंकि हर एक ने अलग अलग रख रखा है। पहले वाले ने रोल नंबर में 1 रख रखा है, दूसरे वाले ने 2 रख रखा है। तो ऑब्वियसली हर एक को अपनी अपनी सेपरेट क्या चाहिए, कॉपी चाहिए, क्योंकि हर किसी के लिए वैल्यू भी क्या है, सेपरेट है। चलिए दूसरे वेरिएबल पे फोकस करते हैं, कौन सा, नेम। चलिए अगर अपन नेम वेरिएबल पे फोकस करें तो नेम जो वेरिएबल है वो सबके लिए सेम है या अलग अलग है, अलग अलग। तो इसका मतलब नेम की भी कितनी कॉपी बनाई है, 100, और वो भी जस्टिफाइड है क्योंकि पहले वाले ने अपना नाम रख रखा है, दूसरे वाले ने अपना नाम रख रखा है और लास्ट वाले ने अपना नाम रख रखा है, ठीक है। तीसरे वेरिएबल के पास चलते, कौन सा है, कॉलेज नेम। देखिए कितनी कॉपी बनी है, 100 कॉपी, हर एक के पास अलग अलग कॉपी है। लेकिन अगर अपन देखने जाएंगे हर एक के पास वैल्यू कितनी है, एक ही है, कौन सी, CPT, क्योंकि सारे के सारे स्टूडेंट एक ही कॉलेज से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। जब सारे के सारे स्टूडेंट एक ही कॉलेज से बिलोंग करते हैं, मतलब सबके पास कॉलेज नेम के नाम पे क्या है, कोड प्लैनेट है, मतलब एक ही वैल्यू है। तो क्या ये 100 कॉपी आपको बनानी चाहिए थी, नहीं बनानी चाहिए थी। रीजन इज क्योंकि अगर ये 100 कॉपी बनाने जाओगे तो पता है क्या दिक्कत होगी। लेट्स सपोज कि एक बार कोड प्लैनेट, देखो कोई भी चीज अगर आपको स्टोर करनी है, कोई भी चीज आपको स्टोर करनी है तो आपको क्या चाहिएगा, मेमोरी, क्योंकि बिना मेमोरी के तो कोई चीज स्टोर हो नहीं सकती। मान लो कोड प्लैनेट स्टोर होने के लिए कितनी मेमोरी चाहिए, एक मैं ऐसे ही रैंडम ले रहा हूं, लेट्स सपोज 10 बाइट की मेमोरी चाहिए, क्या स्टोर करने के लिए, कोड प्लैनेट। तो कितनी बार कोड प्लैनेट स्टोर किया आपने, 100 बार, क्योंकि टोटल कितनी कॉपी बनी है, सी नेम वेरिएबल की 100 कॉपी। तो एक बार में मान लो कोड प्लैनेट स्टोर होने के लिए 10 बाइट की मेमोरी चाहिए, तो अगर 100 बार कोड प्लैनेट को स्टोर करवाना है तो ये खाली कोड प्लैनेट स्टोर होने के लिए या कॉलेज नेम स्टोर होने के लिए टोटल कितने बाइट की मेमोरी लगी, 1000 बाइट, राइट। सेम जैसे अगर मान लो एक बार रोल नंबर स्टोर होने के लिए 1 बाइट चाहिए, तो टोटल कितनी बार स्टोर हुआ, 100 बार, कितनी बाइट की मेमोरी लगेगी, 100 बाइट। लेकिन वहां पे ठीक है क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सबको अलग अलग वैल्यू रखनी है, तो सबको अलग अलग मेमोरी चाहिए। बट यहाँ पे जस्टिफाइड नहीं है आप कॉलेज नेम में अगर 100 कॉपी बना रहे, क्योंकि सबको वैल्यू तो सेम ही रखनी है। तो बजाय कि 100 कॉपी बनाइए, ऐसा भी तो कर ही सकते थे कि एक कॉपी बना दो जिसमें वैल्यू क्या डाल दो, कोड प्लैनेट। पहले वाले को चाहिए तब भी वो वहीं से ले लेगा, दूसरे वाले को चाहिए तब भी वो वहीं से ले लेगा, और लास्ट वाले को चाहिए तब भी वो वहीं से ले लेगा। दैट इज जस्टिफाइड क्योंकि सबके लिए वैल्यू क्या है, सेम है, राइट। तो सबके लिए वैल्यू अलग अलग है तो फिर अलग अलग करने की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझे इसको, अब जैसे मान लो
आप कॉलेज जा रहे हो, मान लो आपका ईयर है फाइनल ईयर, राइट? तो ऑब्वियसली आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, मान लो फाइनल ईयर में टोटल कितने स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट है, ठीक है? जैसे आप कोई क्लास ले रहे हो सपोज, और मान लो क्लास में लैपटॉप की रिक्वायरमेंट पड़ती है, सिस्टम की रिक्वायरमेंट पड़ती है, सपोज कोई प्रैक्टिकल वर्क चल रहा है, तो मान लो 100 के 100 स्टूडेंट के पास अपना अपना लैपटॉप है। ऐसा क्यों, हर एक के पास अपना अपना लैपटॉप क्यों, टोटल 100 लैपटॉप क्यों? रीजन इज क्योंकि जैसे आपकी लैब बनी होती है तो मान लो 100 लोगों के स्ट्रेंथ है तो 100 कंप्यूटर रखे होंगे कंप्यूटर लैब में आपकी, राइट? क्योंकि हर एक पर्सन के पास ताकि एक कंप्यूटर आएगा, क्योंकि सबको अलग अलग काम करना है, राइट? सबको अपना अपना काम करना है। अगर एक कंप्यूटर पर 100 लोगों को बिठा दिया जाए तो काम नहीं होने वाला, क्योंकि पहले वाला करेगा कुछ काम, दूसरे वाला उसके ऊपर करेगा तो पहले वाले का हट जाएगा, दूसरे वाले का रह जाएगा, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ऑब्वियसली सबके पास अलग अलग सिस्टम चाहिए। बट क्या ऐसे होता है क्या कि 100 स्टूडेंट है मान लो, तो 100 लैब बनाने की रिक्वायरमेंट है, 100 कमरे बनाने की रिक्वायरमेंट है, एक कमरे में एक लैपटॉप होगा, दूसरे में दूसरा लैपटॉप होगा, नहीं, रूम कितना रहने वाला है, एक ही रहने वाला है, राइट? किसी भी स्टूडेंट को शेयर करना है तो वो रूम शेयर करेगा, राइट? क्योंकि वहां पे प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली, क्योंकि वो एक से ही काम चल जाएगा। अगर मान लो 100 रूम बनाने में क्या दिक्कत है, देखो बनाने को तो बना सकते हो, 100 रूम बनाओगे, हर एक में एक एक कंप्यूटर रखोगे, तब भी ठीक है, कोई इशू नहीं है, काम तो हो जाएगा। लेकिन जो काम एक रूम में हो सकता था उसके लिए कितने रूम बनाए आपने, 100 रूम। तो अब एक रूम बनाने में कितनी जगह लगेगी और एक 100 रूम बनाने में कितनी जगह लगेगी, ऑब्वियसली बहुत सारी जगह क्या होगी, वेस्ट होगी। सेम चीज आप यहाँ पे रिलेट करें कि जो काम एक बार की कॉपी में हो सकता था उसके लिए कितनी कॉपी बनाई आपने, 100 कॉपी। रोल नंबर का काम एक कॉपी में नहीं हो सकता था क्योंकि सबके पास अलग अलग चीज है एक्चुअली। कॉलेज नेम का एक कॉपी में हो सकता है क्योंकि सबके पास सेम चीज है। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि देखो ये बात सबको पता होगी कि स्टैटिक वेरिएबल कब बनाना है ऑल। लेकिन अगर मैं आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा आप अच्छे लेवल पे जाओ तो आपसे क्वेश्चन जो टियर 1 कंपनी होती है जहां पे लोग मानते हैं कि उनका इंटरव्यू डिफिकल्ट होता है, एक्चुअली इंटरव्यू डिफिकल्ट नहीं होता, वो क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग रहेगा। क्वेश्चन वो कैसे पूछेंगे आपसे, क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछेंगे इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, क्योंकि ये रटा हुआ क्वेश्चन होता है, आप एक दो पॉइंट तो बोलोगे ही सही, राइट? अब इसमें कितने अच्छे लेवल का आंसर देते हो वो अलग बात है, बट एटलीस्ट एक दो पॉइंट तो हर कोई बोलेगा ही सही। क्वेश्चन में ऐसे पूछो आपसे, मान लो जहां पे स्टैटिक वेरिएबल बनाना चाहिए वहां पे आप इंस्टेंस वेरिएबल बनाओगे तो क्या नुकसान है, राइट? तो अनलेस एंड अनटिल आप रिलेट नहीं करो चीजों को तब तक आप इस चीज का आंसर नहीं दे सकते, राइट? कि क्या नुकसान है अगर मान लो जहां पे स्टैटिक बनाना चाहिए लेकिन गलती से मैंने क्या बना दिया, इंस्टेंस, तो क्या नुकसान है, चलिए थोड़ी देर में बात करेंगे, क्योंकि पहले ये समझने की ट्राई करते हैं कि यहाँ पे स्टैटिक है क्या। देखिए इसको मैं कैसे बनाना पसंद करता, ऐसे तो नहीं बनाना चाहिए क्योंकि ऐसे करने पे कॉलेज में भी कितनी कॉपी बन रही है, 100 कॉपी, जो कि जस्टिफाइड नहीं है। दूसरा तरीका लगाते हैं, देखिए दूसरा तरीका ये है कि मैं अगर इसको ऐसा करूं, क्लास स्टूडेंट, इस बार मैं क्या करूं, यहाँ पे इंट रोल नंबर, मान लो हर एक स्टूडेंट के पास क्या है, रोल नंबर, हर एक स्टूडेंट के पास क्या होने वाला है, नेम होने वाला है, और हर एक स्टूडेंट किसी ना किसी कॉलेज से बिलोंग करेगा तो उसके पास क्या होने वाला है, कॉलेज नेम होने वाला है। चलिए और भी बहुत सारे फैक्टर्स होंगे लेकिन अभी अपन इन 3 फैक्टर पे बात करते हैं। मान लो क्लास में कितने स्टूडेंट है, 100, मतलब टोटल कितने ऑब्जेक्ट है, 100 ऑब्जेक्ट, राइट? तो टोटल ऑब्जेक्ट है 100, मतलब ऐसे पहले वाला ऑब्जेक्ट ये रहा, स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और ऐसे करते करते टोटल मान लो सपोज कितने स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट है, स्टूडेंट एस 100 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ओके, नाउ चलिए अपने को काम कुछ ऐसा करना था, काम पता है क्या करना था, जब भी आप टोटल कितने ऑब्जेक्ट बनाओ, 100 ऑब्जेक्ट बनेंगे। ये पहले वाला ऑब्जेक्ट है, कौन पॉइंट कर रहा है इसको, S1, जैसे ये दूसरे वाला ऑब्जेक्ट है, कौन पॉइंट कर रहा है इसको, S2, और ये लास्ट वाला ऑब्जेक्ट है जिसको कौन पॉइंट कर रहा है, S100। ओके, नाउ ऑब्जेक्ट हियर। अब जब भी कॉपी बनाने जाओ पहले ऐसे चेक करो कि रोल नंबर सबके लिए सेम रहने वाला है या अलग अलग, अलग अलग। तो मैं क्या करता हूं, रोल नंबर सब में बनाओ, रोल नंबर सब में अलग अलग क्या बनाओ, कॉपी बनाओ। पहले वाले के पास मतलब 1 है, दूसरे वाले के पास 2 है, लास्ट वाले के पास कौन सा है, 100 है। जैसे दूसरा नेम, अच्छा नेम सबके लिए सेम रहने वाला है या अलग अलग, अलग अलग रहने वाला है, तो फिर इसकी भी हर एक में कॉपी बनाओ। पहले वाला अपना नाम रखेगा, दूसरे वाला अपना नाम रखेगा, और लास्ट वाला अपना नाम रखेगा, राइट? ओके, जब बात कॉलेज नेम की आएगी तो कॉलेज नेम सबके लिए सेम है या डिफरेंट है, सेम है, तो सब में मत बनाओ कॉपी। आप ऐसा करिए कि एक कॉपी बनाते अपन किस तरीके से, कुछ ऐसे एक कॉपी बनाते अपन यहाँ पे, ओके, एक कॉपी बनाते अपन यहाँ पे कॉलेज नेम, और इसमें क्या रखना अपने को, सीपीटी, वैल्यू क्या थी, सीपीटी। ओके, अब देखिए मान लो पहले वाले स्टूडेंट के पास में गया, इससे पूछा अच्छा बता तेरा रोल नंबर कितना है, ये क्या बोलेगा 1,
अच्छा बता तेरा नेम कितना है, ये क्या बोलेगा एबीसी। मैं इससे पूछूं अच्छा बता तेरा कॉलेज नेम कौन सा है, ये क्या बोलेगा सीपीटी, राइट। दूसरे वाले के पास गया, तेरा रोल नंबर कितना है 2, तेरा नेम कितना है पीक्यूआर, तेरा कॉलेज नेम क्या है, ये भी क्या बोलेगा सीपीटी। तो एक ही कॉपी सब लोग क्या करने वाले शेयर, क्योंकि सबके लिए वैल्यू क्या है कॉमन है, राइट। चलिए अब अपन स्टोरी पे आते हैं, ऐसा कैसे होगा अगर आपको ऐसा करना है, ये वाला पैटर्न फॉलो करना है, तो किसकी आपने एक कॉपी बनाई कॉलेज नेम की, इसको क्या बनाना पड़ेगा स्टैटिक। तो स्टैटिक कैसे बनाओगे, इसके आगे लगाना पड़ेगा आपको क्या स्टैटिक। अगेन ये क्या आ गया एक रिजर्व वर्ड, ये क्या इंडिकेशन दे रहा है आपके जावा को कि इस कॉलेज नेम वेरिएबल को मैं कैसा बनाना चाह रहा हूं स्टैटिक। और जैसे ही आप ये इंडिकेशन दोगे जावा को इस कॉलेज नेम वेरिएबल को मैं स्टैटिक बनाना चाह रहा हूं, आपका जावा कॉलेज नेम वेरिएबल की कितनी कॉपी क्रिएट करेगा एक, राइट। तो देखिए अपन पहले दिन जब अपन ने पढ़ा था आइडेंटिफायर, मैंने बताया था जावा में टोटल कितने रिजर्व वर्ड होते हैं 53। अभी तक कितने देखने को मिले अपने को 2 देखने को और मिले, लेकिन 2 को अपन ने यूज किया। एक पहला कौन सा यूज किया था क्लास, जो कि क्या इंडिकेशन देता है क्लास बनाने के काम आता है। एक आज अपन क्या यूज कर रहे हैं स्टैटिक, जो कि क्या इंडिकेशन देगा इसकी एक ही कॉपी बनानी, मल्टीपल कॉपी नहीं बनानी है, राइट। तो अब सवाल ये है अगर मैं आपसे इस स्टोरी के बाद ये पूछूं अच्छा कब अपने को स्टैटिक वेरिएबल, चलिए पहले वापस वहां से स्टार्ट करते हैं, कब अपने को इंस्टेंस वेरिएबल बनाना चाहिए, अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग है या चेंज हो रही है, तो उस वेरिएबल को कौन सा वेरिएबल बनाना चाहिए इंस्टेंस। जो कि इस स्टोरी में इंस्टेंस वेरिएबल कौन कौन से हैं रोल नंबर और नेम, क्योंकि इन वेरिएबल की वैल्यू हर एक ऑब्जेक्ट के लिए क्या हो रही है अलग अलग है या चेंज हो रही है। चलिए अब क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, किसी वेरिएबल को स्टैटिक वेरिएबल कब बनाना चाहिए, अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सेम है, तो फिर उस वेरिएबल को कैसा बनाना चाहिए स्टैटिक वेरिएबल। जैसे इस स्टोरी में स्टैटिक वेरिएबल कौन सा है कॉलेज नेम, राइट। तो पहला डिफरेंस आपको इंस्टेंस और स्टैटिक में समझ में आ गया होगा, इंस्टेंस कब बनाना चाहिए और स्टैटिक कब बनाना चाहिए। अब मैं बहुत हाईएस्ट लेवल की बात कर रहा हूं कि अगर आपको कंफ्यूज करना हो या आप बहुत टॉप लेवल की कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, मान लो किसी वेरिएबल को स्टैटिक बनाना चाहिए था, मतलब उस वेरिएबल की वैल्यू सबके लिए क्या है सेम है, तो हिसाब से तो मेरे को क्या बनाना चाहिए था स्टैटिक। पर मान लो मेरे को इतना नॉलेज नहीं था और मैंने गलती से उसको क्या बना दिया इंस्टेंस, तो क्या होगा, देखिए रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे पहले स्टूडेंट से पूछोगे तेरा नाम कौन सा है, कॉलेज का नाम क्या बोलेगा सीपीटी, दूसरे स्टूडेंट से पूछोगे क्या बोलेगा सीपीटी। एक बार पहले वाली अप्रोच पे चलते हैं, तो पहले वाली अप्रोच के पास अगर अपन चले, पहले वाली अप्रोच में देखना आप यहाँ पे जो इससे पहले वाली अप्रोच थी, इसमें भी अगर आप पहले वाले से पूछोगे तेरे कॉलेज का नाम क्या क्या बोलेगा सीपीटी, दूसरे वाले से पूछोगे कॉलेज का नाम क्या क्या बोलेगा सीपीटी, ठीक है। रिजल्ट दोनों में क्या है सेम। देखिए यहाँ पे स्टोरी ये है कि मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं, अगर कोई चीज ऐसी होती है जो अपन कर ही नहीं सकते, अगर अपन करेंगे तो क्या आएगी एरर, तो वहां पे तो अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको अगर चलाना है तो वो रूल्स और फॉलो करने ही पड़ेंगे। जैसे अपन ने आइडेंटिफायर के दिन पढ़ा था कि आइडेंटिफायर किससे स्टार्ट नहीं हो सकता डिजिट से, तो आपके पास ऑप्शन है ही नहीं, अगर आप डिजिट से स्टार्ट करोगे तो आपको कोड चलने वाला है ही नहीं। दूसरा जो होता है वो ये कि जो एक्चुअली कोई रूल नहीं है लेकिन उसको आपको फॉलो करोगे तो कुछ एडवांटेज होगा, नहीं करोगे तो कुछ क्या होगा डिसएडवांटेज, बट आपका रिजल्ट क्या रहने वाला है सेम ही रहने वाला है। कि जो दूसरे तरीके की चीज होती है ना, ये दिखाता है कि आप कितने एक्सपर्ट हो, क्योंकि एक्चुअली क्लासरूम स्टैंडर्ड पे अपन इस दूसरे तरीके की चीज को फॉलो नहीं करते, पहले वाले को तो करना ही पड़ेगा अदरवाइज चलेगा ही नहीं, तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो वो तो आपकी मजबूरी एक्चुअली करना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो आप काम ही नहीं कर पाओगे। दूसरे वाले को अपन फॉलो नहीं करते क्योंकि अपने को मतलब होता है किससे रिजल्ट से, बट यही जब थोड़ा इंडस्ट्री में जाओगे और जो एक्सपीरियंस पर्सन होंगे वो हमेशा दूसरे वाले को सबसे ज्यादा फॉलो करेंगे कि ऐसे भी कर सकते ऐसे भी कर सकते, बट देन करना क्या चाहिए, दैट्स द मेन थिंग मैटर्स। फाइन, देखो मैं आपको इवन मैंने आपको पहले दिन बोला था, मैं आपको वापस से थोड़ा रिलेट करवाता हूँ। एक बात हमेशा ध्यान रखना एक्चुअली, और वो ये जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोड लिखने से ज्यादा वैल्यू मिलती है एक्चुअली, तो ये गलत है अगर आप अभी इस तरीके से सोच रहे हो, क्योंकि आपके पास मैच्योरिटी अभी है नहीं। एक्चुअली कोड लिखने से आपको ज्यादा वेटेज नहीं मिलता, क्योंकि आप इंडस्ट्री में जाओगे तो ये तो वो काम है जो आपको करना ही है। इवन आप 2 साल एक्सपीरियंस वाले करोगे, आपके बाद कोई प्रेशर आया वो भी यही काम करने वाला है। वेटेज कोड लिखने का नहीं है एक्चुअली, वेटेज है डिसीजन लेने का। कौन सा डिसीजन, जिसमें रिजल्ट तो सेम आएगा लेकिन इंपैक्ट दूसरा पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया कि किसको इंस्टेंस बनाना किसको स्टैटिक बनाना है, क्योंकि आप खाली नोटिस करिए, थोड़ी सी मैं आपको हायरार्की बता रहा हूं,
आप जब जाओगे तो आप स्टार्टिंग में पहले साल तक आप फ्रेशर रहोगे या फिर हो सकता है आप ट्रेनी रहो, राइट। अगले साल फिर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर की पोजीशन पे रहो, सॉफ्टवेयर डेवलपर, फिर कुछ टाइम बाद आप 2-3 साल के बाद आप सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर की पोजीशन पे जाओगे, आपकी पोजीशन चेंज होती रहेगी। फिर कुछ टाइम बाद अगर सब कुछ सही रहा, प्रॉपर आप देख रहे हो, तो आप टीम लीडर की पोजीशन पे जा सकते हो। टीम लीडर से आप ऑब्वियसली प्रोजेक्ट मैनेजर की पोजीशन पे जा सकते हो और इससे अपर पोस्ट पे भी जा सकते हो। दैट्स द हायरार्की, राइट। आप ऑब्जर्व करना। अच्छा, ये तो मुझे लगता है कि आपको बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप इस पूरे को देखो, पूरे पैटर्न को देखो, अच्छा सबसे ज्यादा जैसे 1 2 3 4 एंड 5 5 लेवल है। अच्छा मेरे को ये बताओ सबसे ज्यादा सैलरी किसकी होगी? प्रोजेक्ट मैनेजर की, इसमें कोई डाउट नहीं। ट्रेनी से तो ज्यादा प्रोजेक्ट मैनेजर की होगी सी, तो ऑब्वियसली क्योंकि पोस्ट बड़ी है तो अकॉर्डिंगली सैलरी भी बड़ी होगी, तो प्रोजेक्ट मैनेजर की सबसे ज्यादा सैलरी है। अब आप ये देखना सबसे ज्यादा कोड कौन करेगा? सबसे ज्यादा कोड करेगा आपका ट्रेनी। तो देयर इज नो वैल्यू ऑफ कोड एक्चुअली। ये एक लाइन भी नहीं लिखने वाला। मगर थोड़ी सी भी बड़ी कंपनी, मान लो अगर थोड़ी सी मतलब 10-15 एम्प्लॉय की भी कंपनी, तब भी प्रोजेक्ट मैनेजर एक भी लाइन नहीं लिखने वाला। और थोड़ी और बड़ी कंपनी तो आपका टीम लीडर भी एक भी लाइन नहीं लिखने वाला। जो कोड लिखने वाला है वो यहां तक है, राइट। ये भी थोड़ा कम हो जाएगा ऑब्वियसली, लेकिन जो भी है वो यहां तक है। उसके बाद एक्चुअली आपको खाली ये बताना है कि किस तरीके से चीजों को करना है, एक्चुअली क्या डिसीजंस आपको लेने की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूं, डिसीजन ऐसा नहीं होता कि करंट मोमेंट वाले डिसीजन नहीं, एक्चुअली करंट मोमेंट वाले डिसीजन की वैल्यू नहीं है। जैसे मैं आपको बोलूं, मान लो अगर सपोज करो पहले दिन जब मान लो सपोज करो अमेजन मार्केट में आया होगा, राइट, फ्लिपकार्ट मार्केट में आया होगा। अगर इन्होंने ऐसा सोचा होता कि चलिए ज्यादा से ज्यादा कितने कस्टमर आ जाएंगे अपने पोर्टल पे, मान लो 100 कस्टमर आ जाएंगे, तो इन्होंने 100 को सोच के अगर मान लो इनकी वेबसाइट बनाई होती, राइट, तो आज इनकी हालत क्या होती? ऑब्वियसली क्योंकि आज कितने कस्टमर्स इनके पास आ रहे हैं, राइट। तो ऑब्वियसली अब चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अब चेंज करने के लिए अगर वो ये बोले तो महीने भर तक हमारी वेबसाइट डाउन रहेगी, क्योंकि हम पूरा कोड को चेंज कर रहे हैं, पूरा ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। तो क्या महीने भर बाद जब ये वापस मार्केट में आएंगे उनकी वही रेपुटेशन रहने वाली? नहीं, महीने भर तक तो कितने कंपटीटर्स आ जाएंगे, राइट। तो ऑब्वियसली वो कुछ भी नहीं रहने वाला जो इनका पहले था। तो ये चीजें पहले सोचनी पड़ेगी कि ऐसा मैं नहीं कर सकता कि आज के बेसिस पे डिसीजन ले लूं कि भाई 5-10 कस्टमर आएंगे, इसके बेसिस पे मैंने कुछ बना दिया। नहीं, 10 साल बाद क्या हो सकता है, 20 साल बाद क्या हो सकता है, क्योंकि एक्चुअली 10 साल बाद इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप आराम से वापस से चीजों को कर लो, क्योंकि पूरी रेपुटेशन आपकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इवन एक महीना तो बहुत बड़ा पीरियड बोल रहा हूँ, एक दिन भी अगर ये बोले ना कि डाउन रहेगा या नहीं है, तो फिर कितना फाइनेंशियल लॉस या कितने लोग इसका ये प्लेटफॉर्म छोड़ के दूसरे प्लेटफॉर्म पे स्विच कर जाएंगे, तेरा मल्टीपल पीपल। तो ऑब्वियसली फ्यूचरिस्टिक डिसीजन बहुत वैल्यूएबल होते हैं। अभी जैसे मान लो आपका प्रोजेक्ट छोटा है, सपोज करो 1000 लाइन का कोड है, राइट, 1000 लाइन का कोड है, मान लो जहां पे इंस्टेंस बनाना चाहिए था वहां पे स्टैटिक बना दिया या उल्टा सीधा कुछ भी कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। ये प्रोजेक्ट की कोड की लेंथ कितनी है? 1000 लाइन की है, तो कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बहुत माइक्रो सेकंड्स में कुछ इंपैक्ट पड़ेगा जिसकी इतनी वैल्यू नहीं है। लेकिन ये जब 1000 एक जीरो लगेगा, जब एक जीरो और लगेगा, जब एक जीरो और लगेगा, जब एक जीरो और लगेगा, तो फिर ये दिक्कतें होना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि जैसे आप डेटाबेस के साथ काम करते हो, थोड़ा बहुत आइडिया आपको डेटाबेस के साथ जब आप काम करते हो, आप क्या करते हो? एक टेबल बनाते हो, जितनी एंट्री है सारा एक ही टेबल में करवाते जाओगे, राइट। बट आपने अगर थोड़ा पढ़ा हो अकेडमिक में, नॉर्मलाइजेशन होता है, वो होता है, तो आपके दिमाग में आया होगा क्या होता है नॉर्मलाइजेशन, क्यों टाइम पास करना होता है। क्योंकि अगर ये टाइम पास आज नहीं किया तो आज 10 लोगों का डेटा है जो आप एक टेबल में रख रहे हो, एंट्री फटाफट आ रही है, फटाफट आप आराम से चीजों का ऑपरेशन कर पा रहे हो। जैसे जैसे जीरो बढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे आपकी हेडेक भी बढ़ती जाएगी, और उसके बाद फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ही कॉस्टली होगा आपके लिए, फिर उसको पूरा कोड को सही करना बहुत कॉस्टली होने वाला है। इसीलिए ये फ्यूचरिस्टिक डिसीजन की ज्यादा वैल्यू है। इसलिए आप पहले दिन से खुद को इस तरीके से ट्रेन करो कि खाली रिजल्ट ओरिएंटेड अपने को नहीं सोचना है, अपने को एक्चुअली सोचना प्रोसेस ओरिएंटेड कि प्रोसेस वेदर फिजिबल है या नहीं, ताकि ये जो काम, ये जो देखो 2 तरीके से प्रमोशन होते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। एक प्रमोशन होता है ईयरली बेसिस पे कि 2 साल काम करोगे तो आप ट्रेनी से सॉफ्टवेयर डेवलपर पे आओगे, फिर 3 साल उस कंपनी में और काम करोगे तो सॉफ्टवेयर डेवलपर से सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर पे आओगे। ये होता है हायरार्की। दूसरा पैटर्न होता है आपका नॉलेज, जिसमें ऐसा हो सकता है कि 2 साल बाद आप सीधा यहाँ पे आ जाओ, इट्स टोटली पॉसिबल। ये मैं आपको पहले दिन भी आपको मैंने बोला था, एक एक चीज मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, और ये मैं आपको कभी इंस्टेंस शेयर करूंगा एक्चुअली कि ये लिटरली मेरे साथ हुआ है डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पे, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये बिल्कुल हो सकता है, कोई बड़ी बात है नहीं। लेकिन या तो आप इस तरीके से जाओ या आप नॉलेज के तरीके से जाओ, आपके पास 2 तरीके हैं। एंड इवन इनफैक्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको पहले दिन बोला था, किसी कंपनी में मैं करंटली जॉब नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे कंपनी में मैं जो कॉर्पोरेट कंसल्टेंट। अब क्या मतलब होता है कॉर्पोरेट कंसल्टेंट का, कि उनके प्रोजेक्ट में जहां भी उनको कहीं पे वो फंसते हैं, कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है, कहीं पे भी रिक्वायरमेंट होती है, वहां पे मैं गाइडेंस के लिए मीटिंग में रहता हूँ, राइट। टोटल अभी करंट सिचुएशन पे बात करूं तो टोटल देयर आर 9 कंपनीज जहां पे मैं
एज ए कॉर्पोरेट कंसल्टेंट हूँ, राइट। तो मुश्किल से वीकली बेसिस पे कुछ आवर्स मेरे को देने पड़ते हैं उनको गाइडेंस देने के लिए, राइट। बट वहां पे एक डेवलपर जरूर होगा जो पूरे दिन सुबह से शाम तक 9 घंटे की जो होती है उसमें कोड कर रहा है, और एक मैं जो पूरे वीक में 9 घंटे नहीं दे रहा हूँ। बट सैलरी डिफरेंस दोनों में ऑब्वियसली होगा, और वो इसलिए क्योंकि आपका नॉलेज डिफरेंस है। बट सिंपल सी बात ये है, क्योंकि कोड की एक भी लाइन नहीं लिखनी होती है, खाली गाइडेंस जो कि इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कितना बड़ा फैक्टर है जब आप बात करोगे कि एक्चुअली आप डिसीजन कैसे ले पाते हो। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे, और बड़ी कंपनी हमेशा ये एक्सपेक्ट करती है कि आप कितना सोचते हो, प्रोसेस ओरिएंटेड कितना सोचते हो और रिजल्ट ओरिएंटेड कितना कम सोचते हो। तो यहाँ पे चलिए अगर वापस अपन टॉपिक पे आता, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि स्टैटिक वेरिएबल अगर मान लो कहीं पे मेरे को बनाना चाहिए था लेकिन मैंने गलती से इंस्टेंस वेरिएबल बना दिया तो क्या होगा? ठीक है, रिजल्ट सेम आने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट होगा क्या, जो काम आपका एक कॉपी बनाओगे तो कितने बाइट की मेमोरी लगेगी? 10 बाइट। जो काम आपका 10 बाइट की मेमोरी में हो सकता था उसके लिए आप कितने बाइट की मेमोरी कंज्यूम कर रहे हो? 1000 बाइट, राइट। अभी ये रेशियो कम है क्योंकि 100 स्टूडेंट ही है। सपोज करो कि 1 लाख स्टूडेंट होते तो ये रेशियो और बढ़ता जाएगा, राइट। तो ऑब्वियसली क्या नुकसान है अगर जहां पे आपको स्टैटिक बनाना चाहिए था गलती से आपने इंस्टेंस बना दिया? नुकसान है आपका मेमोरी क्या होने वाला है? वेस्ट होने वाला है। देयर विल बी मेमोरी वेस्टेज, राइट। तो दैट्स अ सीन के किस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो। चलिए पहला पॉइंट आप फटाफट से बोलिए। इंस्टेंस वेरिएबल कब बनाने की रिक्वायरमेंट है? अगर वेरिएबल की वैल्यू ऑब्जेक्ट क्या हो रही है? चेंज हो रही है। अगर वेरिएबल की वैल्यू सारे ऑब्जेक्ट के लिए सेम रह रही है, क्या बनाना चाहिए? स्टैटिक। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, इंस्टेंस वेरिएबल में क्या था? इंस्टेंस वेरिएबल की हर एक ऑब्जेक्ट के लिए क्या बनती है? सेपरेट कॉपी। स्टैटिक वेरिएबल की एक ही कॉपी बनती है, हर एक ऑब्जेक्ट उसको क्या करने वाला है? शेयर करने वाला है। दिस इज द सेकंड डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस क्या था? इंस्टेंस वेरिएबल कब क्रिएट होता है? जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। कब डिस्ट्रॉय होता है? जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है। चलिए इसको मैं समझाने के लिए ताकि आप ज्यादा अच्छे से इस पॉइंट पे आ पाओगे। चलिए मेरा क्वेश्चन आपसे है, देखिए क्लास का नाम क्या है? स्टूडेंट। और ये टोटल 100 स्टूडेंट है, मतलब कितने ऑब्जेक्ट है? 100 ऑब्जेक्ट। हर एक स्टूडेंट क्या एक ऑब्जेक्ट है, राइट। मेरा क्वेश्चन है, अगर मान लो कॉलेज में एक भी स्टूडेंट नहीं है तो क्या किसी के पास रोल नंबर और नेम होगा? नहीं। रोल नंबर और नेम कब आने वाला? जब पहला स्टूडेंट आएगा तो उसके पास उसका रोल नंबर होगा और उसके पास उसका नेम होगा। पहला स्टूडेंट आएगा मतलब जब पहला ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसके साथ रोल नंबर और नेम आ रहा है। मतलब रोल नंबर और नेम जो कि इंस्टेंस वेरिएबल है वो कब क्रिएट हो रहा है? जैसे कौन क्रिएट हो रहा है? ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। जब ऑब्जेक्ट आ रहा है तब वो आ रहे हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे है, अगर मान लो एक भी स्टूडेंट नहीं है कॉलेज में तो क्या उस कॉलेज का नाम हो सकता है? बिल्कुल। जब पहले दिन कॉलेज ओपन हुआ होगा ऑब्वियसली उसके पास एक भी स्टूडेंट नहीं होगा, लेकिन कॉलेज का नाम तो कुछ ना कुछ होगा इसी। तो क्या एक भी स्टूडेंट नहीं है फिर भी कॉलेज का नाम हो सकता है? यस। एक भी स्टूडेंट नहीं है मतलब एक भी ऑब्जेक्ट नहीं है तब भी कॉलेज का नाम हो सकता है। मतलब क्या स्टैटिक वेरिएबल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो स्टैटिक वेरिएबल किस पर डिपेंड नहीं करता? ऑब्जेक्ट पे। तो स्टैटिक वेरिएबल किस पर डिपेंड करता है? आपके क्लास पे, राइट। क्योंकि पूरे क्लास के जितने ऑब्जेक्ट है उन सबके लिए कितनी कॉपी है? एक कॉपी। सब उसी को शेयर करने वाले। तो चलिए अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल कब क्रिएट होता है? जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। कब डिस्ट्रॉय होता है? जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है। तो इंस्टेंस वेरिएबल का स्कोप कितना? जितना ऑब्जेक्ट का स्कोप। चलिए अब कॉन्ट्रास्ट करते हैं। स्टैटिक वेरिएबल कब क्रिएट होता है? जब क्लास क्रिएट होती है। कब डिस्ट्रॉय होता है? जब क्लास डिस्ट्रॉय होती है। इसका स्कोप कितना होता है? जितना क्लास का होता है। तो वो टोटली किस पे डिपेंड करता है? ऑब्जेक्ट पे। ये किस पे डिपेंड करता है? क्लास पे, राइट। तो ये तीसरा डिफरेंस हो गया। अब चौथे डिफरेंस के पास चलते हैं। देखिए चौथा डिफरेंस, वहां पे जो पॉइंट मैंने आपको बोला था, क्या मैंने आपको बोला था कि इंस्टेंस वेरिएबल टोटल, मैंने आपको बोला था आगे चल के अपन पढ़ेंगे एक चैप्टर पढ़ेंगे जेवीएम आर्किटेक्चर, जहां पे एक्चुअली जेवीएम किस तरीके से वर्क करता है, जावा का प्रोग्राम कैसे चलता है, एक पार्ट में आपको खोल के दिखाने वाला हूं। उस टाइम पे जब हम बात करेंगे तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि टोटल जेवीएम के पास 5 मेमोरी एरिया होते हैं। नाम मैंने पहले भी बताया था, एक्सप्लेन अभी नहीं किया था। एक होता है हीप एरिया, एक होता है मेथड एरिया, एक होता है स्टैक एरिया। अभी आपको ये नाम भी याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहां पे ऑटोमेटिक आप रिलेट कर पाओगे। एक होता है पीसी रजिस्टर और एक होता है आपका नेटिव मेथड स्टैक। एट देयर आर 5 एरिया। देखिए ये अभी मैं जस्ट खाली आपको नाम इसलिए बता रहा हूं, अभी आपको याद भी नहीं रखने ये नाम जस्ट मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल एग्जैक्टली कौन सी मेमोरी में स्टोर होता है? हीप एरिया में। व्हाट अबाउट स्टैटिक वेरिएबल? स्टैटिक वेरिएबल एग्जैक्टली कौन सी मेमोरी में स्टोर होता है? जो सेकंड वाला आपका दिख रहा है, कौन सा? मेथड एरिया। तो व्हाट इज द फोर्थ डिफरेंस? इंस्टेंस वेरिएबल हीप एरिया में स्टोर होता है, स्टैटिक वेरिएबल मेथड एरिया में डिफरेंस होता है, मेथड एरिया में स्टोर होता है। ऐसा क्यों? ये अपन वहां पे पढ़ेंगे, अभी मैं इस पॉइंट पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। ये पॉइंट खाली आप अभी के लिए ध्यान रख सकते हो क्योंकि अपन
डिफरेंस देख रहे हैं इसलिए मैं अभी के लिए बता रहा हूँ, बट रिलेट अपन ज्यादा वहां पे कर पाएंगे। तो टोटल कितने डिफरेंस हो गए? 4। अब उसके बाद मुझे लगता है इंस्टेंस वेरिएबल के डिफरेंस भी अपन ने कैसे देखे थे? प्रैक्टिकली देखे थे। चलिए स्टैटिक वेरिएबल के डिफरेंस अपन कैसे देखेंगे? प्रैक्टिकली देखेंगे। चलिए स्टैटिक वेरिएबल को देखते हैं अपन कि किस तरीके से अपन प्रैक्टिकल वे में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। चलिए एक काम करते हैं अपन यहाँ पे, अभी जैसे मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बोला था, मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ, ये प्रोग्राम अपन कहाँ पे चला रहे हैं, किस तरीके से आपको टाइप करना है, कौन सा एडिटर डाउनलोड करना है, क्या इंस्टॉल करना है, ये अपन डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा। अभी के लिए खाली आपको आउटपुट देखना और कुछ भी नहीं, राइट? अभी खाली आपको आउटपुट पे फोकस करने की रिक्वायरमेंट है। बाकी आज के सेशन में या मोस्ट प्रोबेबली कल के सेशन में मैं आपको बताऊंगा क्या कुछ करने की रिक्वायरमेंट है। अभी फिलहाल चलिए आप यहाँ पे अपन एक काम करते हैं, क्या जैसे एक रखते इंट रोल नंबर और एक रखते अपन लेट्स सपोज स्टैटिक लेट्स सपोज स्ट्रिंग कुछ भी ले लो, कॉलेज नेम, राइट, इक्वल टू वैल्यू दे देते कौन सी? सीपीटी। इसको भी वैल्यू देना दे दो एक बार के लिए, ऐसे रोल में इक्वल लेस से दे दो 1, राइट? चलिए एक काम करते हैं, आराम से मेरे को बताना, आपको रिलेट करते जाना साथ में, क्योंकि एक पॉइंट तो आप अभी भी देख सकते हो। चौथा पांचवा पॉइंट क्या था इंस्टेंस वेरिएबल का? इंस्टेंस वेरिएबल को कहां पे लिखने की रिक्वायरमेंट है? डायरेक्ट क्लास के अंदर। चलिए स्टैटिक वेरिएबल को कहां पे लिखने की रिक्वायरमेंट है? ये भी आपको दिख रहा है, डायरेक्ट किसके अंदर लिखा गया है? क्लास के अंदर, लेकिन किस कीवर्ड के साथ? स्टैटिक कीवर्ड के साथ। तो जावा कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि वो इंस्टेंस है या स्टैटिक? देखिए दोनों डायरेक्ट क्लास में लिखना है। अगर आगे स्टैटिक कीवर्ड लग रहा है तो जावा बोलेगा कि ये कौन सा है? स्टैटिक। अगर आगे कोई सा भी कीवर्ड नहीं लग रहा है तो जावा बोलेगा वो कौन सा है? इंस्टेंस, राइट? तो ये पांचवा डिफरेंस। चलिए छठा डिफरेंस क्या था? इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस कैसे करते हैं? चलिए इस पॉइंट पे डिफरेंस फिगर आउट करने की ट्राई करते हैं। देखिए यहां पे देखना, मान लो मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रोल नंबर, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कॉलेज नेम। मैं इवन आपको इनफैक्ट वापस ये बता देता हूँ कि अभी खाली आपको आउटपुट पे फोकस करना। लास्ट सेशन में भी मैंने आपको बोला था कि ये क्या है मेन मेथड, क्या होता है मेन मेथड, अभी इस पे आपको सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इसके जस्ट बाद वेरिएबल के जस्ट बाद अपन यही पढ़ने वाले हैं। एक दो सेशन तक अपन इस पे डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ये जस्ट एक कोई चीज है ऐसा समझ लिया। और एक और चीज जो मैंने आपको बोला था वो ये है, इसके अंदर कुछ भी लिखोगे वो स्क्रीन पे क्या होने वाला है? प्रिंट होने वाला है। अभी ये सिस्टम क्या है, आउट क्या है, प्रिंटलन क्या है, अभी इस पे भी आपको फोकस करने की रिक्वायरमेंट है नहीं। अभी जैसे इतना समझे, इसके अंदर जो भी लिखोगे वो स्क्रीन पे क्या होने वाला है? प्रिंट होने वाला है। बाकी अपन बाद में देखेंगे। चलिए ठीक है। अभी अगर मैं आपको बताऊं कि ये प्रोग्राम अगर अपन चलाने की ट्राई करें, क्या आउटपुट आएगा आपके अकॉर्डिंग? अगर इस प्रोग्राम को अपन चलाने की ट्राई करें, लास्ट सेशन से भी आपको पता होना चाहिए क्या आउटपुट आएगा इसका। ऑब्वियसली क्या आने वाली है? एरर। कौन सी लाइन पे? लाइन नंबर 7। क्यों? क्योंकि लाइन नंबर 7 पे आप किसको प्रिंट करवाने की ट्राई कर रहे हो? रोल नंबर। किसको एक्सेस करवा रहे हो? रोल नंबर को। रोल नंबर किस तरीके का वेरिएबल है? इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करना है तो आपको क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल। क्या आगे कोई ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल आपको दिख रहा है? नहीं। तो ऑब्वियसली लाइन नंबर 7 पे क्या आने वाली है? एरर। ऑब्वियसली लास्ट सेशन में अपन ने इसको एक्सप्लेन किया था एक एक पॉइंट को। चलिए अभी खाली मैं आपको चला के दिखा रहा हूँ कैसे चलाना। अभी इस पे फोकस करने की रिक्वायरमेंट नहीं। लास्ट सेशन में मैंने आपको बोला था जावा का प्रोग्राम चलाना है तो 2 स्टेप है। पहले आपको क्या करना पड़ेगा? कंपाइल। कैसे करोगे? ऑब्वियसली दिस, और प्रोग्राम का नाम क्या है? test.java। जैसे आप कंपाइल करोगे, अगर कोई एरर नहीं हुई तो ये कंपाइल होगा, लेकिन अभी एरर है। कौन सी लाइन पे? लाइन नंबर 7 पे, जहां पे आप रोल नंबर को निकालने की ट्राई कर रहे हो। ऑब्वियसली लास्ट सेशन में अपन ने बहुत सारे एग्जांपल देखे थे, तो यू नो कि लाइन नंबर 7 पे एरर क्यों आ रही है, राइट? ओके चलिए एक बार के लिए पहले अपन स्टैटिक को ही पॉइंट फिगर आउट करने की ट्राई करते हैं। एक बार मैं इसको हटा देता हूँ, इस लाइन को बैठा देता हूँ। चलिए आप मेरे को बताइए कि अभी इस वाले प्रोग्राम का आउटपुट क्या है? मैं जो इंस्टेंस वेरिएबल था ना रोल नंबर, उसको हटा चुका हूं। अभी पहले अपन स्टैटिक ही समझते हैं। इंस्टेंस तो ऑलरेडी आपको पॉइंट पता है। क्या ये जो कॉलेज का नाम है सीपीटी जो अपन शो करवा रहे हैं, क्या ये प्रिंट हो जाएगा या फिर एरर आने वाली है? देखिए यहाँ पे अगर आप देखने की ट्राई करें तो ऑब्वियसली देखिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको सोचने की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले जब भी आप प्रोग्राम को चलाओगे आप देखोगे क्या इस क्लास के अंदर कोई स्टैटिक वेरिएबल है? यस। कौन सा स्टैटिक वेरिएबल है? सी नेम। तो सी नेम की आप एक कॉपी बना लो और इसके अंदर क्या स्टोर है? सीपीटी। उसके बाद आप प्रोग्राम को चलाना स्टार्ट करें। कहां से? मेन से। ओके जैसे मेन में आओगे आपको सी नेम में जो पड़ा उसको क्या करना है? प्रिंट करवाना है। क्या पड़ा है सी नेम में? सीपीटी। क्या प्रिंट हो जाएगा? सीपीटी। क्योंकि
इसके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल किस पे डिपेंड नहीं करता, ऑब्जेक्ट पे, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल किस पे डिपेंड करता है, क्लास पे। तो क्लास ऑलरेडी बन चुकी है, तो आपका स्टैटिक वेरिएबल भी बन चुका है, और स्टैटिक वेरिएबल बन चुका तो उसकी वैल्यू को आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो ऑब्वियसली चलाने की ट्राई करोगे, यू विल गोइंग टू सी कि आपकी स्क्रीन पे आपको सीपीटी दिखेगा। देखिए कोई एरर नहीं है, तो अब आप चला सकते हो। क्लास का नाम क्या था आपका, स्टूडेंट। जैसे आप चलाओगे आउटपुट क्या दिख रहा है आपको, सीपीटी, दैट इज फाइन। इसका मतलब अगर मैं आपको बोलूं स्टैटिक वेरिएबल को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो क्या कोई आगे मैंने रेफरेंस वेरिएबल लिखा है, नहीं। इसका मतलब इसको कैसे एक्सेस कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो। डायरेक्ट जो स्टैटिक वेरिएबल का नाम है वैसे लिख लो, ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं, जैसे आपको लाइन नंबर 6 पे दिख रहा होगा। चलिए, तो पहला अगर मैं आपको बोलूं स्टैटिक वेरिएबल को कैसे एक्सेस कर सकते हो, डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। चलिए, उसके बाद एक और चीज ट्राई करते हैं अपन, जैसे एक ऑब्जेक्ट बनाने की ट्राई करते हैं। ऑब्जेक्ट बनाते, कैसे बनाओगे ऑब्जेक्ट, ऑब्वियसली स्टूडेंट, जो भी आपको नाम देना है, न्यू स्टूडेंट। चलिए मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, फाइन। अगर मान लो यहाँ पे मैं इस तरीके से पूछूं, जैसे मैं ऐसा लिखने की ट्राई करता हूँ, रेफरेंस वेरिएबल के साथ करने की ट्राई करता हूँ, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, वो अपन देखने की ट्राई करते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एस डॉट सी नेम, राइट। चलिए एक बार पहले तो अपन फ्लो पे चलते हैं, क्योंकि अगेन फ्लो इंपॉर्टेंट है। अभी थोड़ी देर में अपन कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन वो आपको इतना ही इजी लगेगा, और उसके बाद आप ये कमिट कर पाओगे कि इंस्टेंस और स्टैटिक वेरिएबल में इवन ओरेकल सर्टिफिकेशन तक के लेवल का भी कोई क्वेश्चन ऐसा होगा नहीं जो आपका गलत हो या गलत होने के चांस हो। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जब भी प्रोग्राम चलाओ ना, आपको क्या फोकस करने की रिक्वायरमेंट है, खाली ये 2 स्टेप फॉलो कर ले। सबसे पहले आपको फोकस करना है, क्या कोई स्टैटिक वेरिएबल है क्या, यस। कौन सा है, सी नेम, एक कॉपी बना लो। इसके अंदर वैल्यू क्या है, सीपीटी, ओके दैट्स फाइन। अब आप मेन से स्टार्ट करो, यहां पे आओगे तो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। लास्ट सेशन से स्टेप आपको पता, ऑब्जेक्ट बना, कौन पॉइंट कर रहा है, एस। ऑब्जेक्ट बनते ही आपको देखना है किसका ऑब्जेक्ट बना, स्टूडेंट क्लास का। सीधा आपको किसके पास जाना है, स्टूडेंट क्लास के पास। क्या देखना है, क्या स्टूडेंट क्लास के अंदर कोई इंस्टेंस वेरिएबल है क्या, नहीं। जाके देखो कोई स्टूडेंट क्लास के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल है, नहीं, तो कोई कॉपी बनाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, अब नीचे लाइन पे आते हैं, सी नेम आपको चाहिए। सी नेम में क्या पढ़ा है, सीपीटी, क्या प्रिंट हो जाएगा, सीपीटी। एस डॉट सी नेम, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात की है, स्टैटिक वेरिएबल की कितनी कॉपी बनती है, एक। हर एक ऑब्जेक्ट क्या करने वाला है, शेयर। किसी से भी पूछोगे तेरे कॉलेज का नाम कौन सा है, तो वो किसकी बात करेगा, इसी की बात करेगा। ऐसे ही अपन ने अभी थोड़ी देर पहले थ्योरेटिकली समझा था, ये देखो किसी भी स्टूडेंट से पूछोगे कॉलेज का नाम कौन सा, वो किसकी बात करेगा, इसी की बात करेगा। तो यहाँ पे मैंने पूछा इससे कि बता एस जिसको पॉइंट कर रहा है उस स्टूडेंट का कॉलेज नेम क्या है, ये बोलेगा एक ही कॉपी है और उसमें क्या पढ़ा है, सीपीटी, तो कॉलेज नेम क्या है, सीपीटी। तो कितनी बार सीपीटी प्रिंट होने वाला है, 2 बार। एक बार लाइन नंबर 7 की वजह से, एक बार किसकी वजह से, लाइन नंबर 8 की वजह से। एक बार चला के देखते हैं ऐसा होता है या नहीं, और इसमें मैं क्या पॉइंट के पास पहुंचना चाह रहा हूँ। अगेन ये एक और बहुत एक्सपर्ट लेवल का पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, थोड़ा इंडस्ट्री से रिलेट करेंगे अपन इसको। प्लस यहाँ पे देखिए पहले कितनी बार सीपीटी प्रिंट हो रहा है, 2 बार। अगर मैं आपको बोलूं स्टैटिक वेरिएबल को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, अभी तक आपके पास आंसर क्या है, लाइन नंबर 7 को देख के आप बोलोगे कैसे एक्सेस कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो। लाइन नंबर 8 को देख के आप बोलोगे ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू भी क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। एक और चीज है, अपन ने बात की थी स्टैटिक वेरिएबल किससे रिलेटेड होता है, क्लास से। तो एक तीसरे तरीके से भी इसको एक्सेस कर सकते हो। तीसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट, स्टूडेंट डॉट सी नेम, राइट। तो स्टूडेंट डॉट सी नेम का मतलब क्या हुआ, स्टूडेंट क्लास का सी नेम स्टैटिक वेरिएबल। स्टूडेंट क्लास का सी नेम स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू कितनी है, सीपीटी। यहां पर भी क्या प्रिंट होने वाला है, सीपीटी। इस बार इस प्रोग्राम को चलाओगे टोटल कितनी बार सीपीटी आपके स्क्रीन पे दिखने वाला है, 3 बार। नाउ जस्ट ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे अगर मैं चलाने की ट्राई करूं, यू विल सी, देखिए कंपाइलेशन इज फाइन, कोई दिक्कत है नहीं। जैसे आप रन करने की ट्राई करोगे तो कितनी बार दिख रहा है, 3 बार, राइट। अगर चलिए अब मैं आपसे क्वेश्चन करूं, स्टैटिक वेरिएबल को आप कितने तरीके से एक्सेस कर सकते हो, आपका आंसर क्या होगा, देयर आर 3 वेज। लाइन नंबर 7 को देख के आप बोलोगे कैसे कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो। लाइन नंबर 8 को देख के बोलोगे कैसे कर सकते हो, ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल पे भी कर सकते हो। और लाइन नंबर 9 को देख के आप बोलोगे क्लास नेम के थ्रू भी कर सकते हो। चलिए अगेन ये तो बात होगी रिजल्ट की, तीनों का रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम। अब सवाल अगेन वहीं पे है, चलिए तीनों में से अगर मैं इंडस्ट्री स्टैंडर्ड की बात करूं तो फिर कौन सा मेरे को करना चाहिए, वेदर लाइन नंबर 7 इज मोर फिजिबल और लाइन नंबर 8 इज मोर फिजिबल,
और लाइन नंबर 9 इज मोर फिजिबल, क्योंकि रिजल्ट वाइज तो तीनों सेम है। अब यहाँ पे अगेन वही वाला फैक्टर आ गया कि क्लासरूम पे अपन तीनों में से कोई भी यूज करे अपने को कोई फर्क पड़ता है नहीं, लेकिन क्या इंडस्ट्री में भी ऐसा है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर तीनों में से कोई यूज करना चाहिए? कौन सा? 7 वाला, 8 वाला, 9 वाला? देखिए अभी मैं 7 वाले पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए पहले मेरे को कुछ आपको समझाना पड़ेगा कि वेदर 7 वाला सही है नहीं, लेकिन अभी मैं 8 वाले पे तो कमेंट कर सकता हूँ। 8 वाले पे मैं ऐसे कमेंट कर सकता हूँ कि कोई भी, मैंने आपको पहले भी बोला था, ये बात अपन बहुत बार बोल चुके कि जब भी आप इंडस्ट्री में जाओगे, आप कुछ कोड करोगे, आपका कोड डायरेक्ट लाइव नहीं होने वाला, पहले आपको अपने कोड को वेरीफाई करवाना पड़ेगा। किससे? सीनियर डेवलपर से। जैसे मान लो आप सीनियर डेवलपर के पास गए अपने कोड को वेरीफाई करवाने के लिए, राइट? मान लो वो लाइन नंबर 8 पे आया, वेरीफाई करते करते वो लाइन नंबर 8 पे आया, ठीक है? लाइन नंबर 8 देख के उसकी क्या फीलिंग हो सकती है कि क्या ये इंस्टेंस वेरिएबल है या क्या ये स्टैटिक वेरिएबल है? क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल को भी आप कैसे कर सकते हो? ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल पे कर सकते हो और स्टैटिक को भी कर सकते हो। तो उसको ऊपर जाके चेक करना पड़ेगा ये सीनेम वेरिएबल किस तरीके का है। जब वो ऊपर जाके चेक करेगा तो उसको पता चलेगा, अच्छा ये सीनेम वेरिएबल कैसा है? स्टैटिक है। फाइन। तो ये ऊपर जाके चेक करने में ऑब्वियसली क्या कंज्यूम होगा? टाइम। उसको, इसका मतलब आपका कोड समझने में या आपका कोड वेरीफाई करने में उसको क्या लगने वाला है? टाइम लगने वाला है। तो अगेन वो वाला फैक्टर कौन सा? अगर अपन ने कोड लिखा है, किसी तीसरे पर्सन को समझने में ज्यादा टाइम लग रहा है या रीड करने में ज्यादा टाइम लग रहा है, इसका मतलब अपने कोड की रीडेबिलिटी क्या है? डाउन है। तो इसका मतलब ये जो लाइन नंबर 8 वाला वे है वो तो आपके कोड की रीडेबिलिटी को क्या करेगा? कम करेगा। तो लाइन नंबर 8 तो अपन अवॉइड करेंगे। कहां पे? इंडस्ट्री पे। क्योंकि इससे कंफ्यूजन हमेशा रहेगा कि वेदर ये इंस्टेंस है या स्टैटिक है। जब तक अपन ऊपर जाके चेक नहीं करते, अपन फुल प्रूफ नहीं बता सकते कि इंस्टेंस है या स्टैटिक है, क्योंकि इस तरीके से आप दोनों को एक्सेस कर सकते हो। चलिए, अगर मान लो आपने लाइन नंबर 9 से किया है, सपोज आपका सीनियर डेवलपर आपके कोड को वेरीफाई कर रहा है, वो यहाँ पे पहुंचा, तो क्या एक मोमेंट पे भी उसके दिमाग में कोई डाउट आएगा? नहीं, क्योंकि उसको सीधा देख के पता चलेगा था सीनेम कौन सा वेरिएबल है? स्टैटिक वेरिएबल। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली इंस्टेंस तो हो नहीं सकता, क्योंकि इंस्टेंस को तो क्लास के नाम पे कर नहीं सकते, तो 100% सीनेम कौन सा वेरिएबल है? स्टैटिक। तो लाइन नंबर 9 आपकी रीडेबिलिटी को क्या करने वाला है? बढ़ाने वाला है। लाइन नंबर 8 आपकी रीडेबिलिटी को क्या करने वाला है? कम करने वाला। रिजल्ट दोनों सेम ही दे रहे हैं। तो इसका मतलब अभी तक लाइन नंबर 8 और 9 में कंपेयर करें तो फिर इंडस्ट्री पे रिकमेंडेड कौन सा है? लाइन नंबर 9। मतलब कैसे एक्सेस करना चाहिए? क्लास के नाम पे। और व्हाट अबाउट लाइन नंबर 7? 7 में क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि देखिए, अगर 7 को मैं थोड़ा आपको समझाने की ट्राई करूं तो मैं बोलने को आपको ऐसा बोल सकता हूं कि देखिए, जब यहां पे अपन एक्सेस कर रहे हैं तो खाली अपन ने क्या लिखा? सीनेम। लाइन नंबर 9 पे जब अपन एक्सेस कर रहे हैं तो अपन ने क्या लिखा? स्टूडेंट डॉट सीनेम। कोड की लेंथ किसमें ज्यादा है? लाइन नंबर 7 पे ज्यादा हो या लाइन नंबर 9 पे? तो इसका मतलब जब कोड की लेंथ बढ़ती है, मैंने आपको अगेन बोला था कि लेंथ और रीडेबिलिटी अगेन कैसे चलता है? प्रोपोर्शनल चलता है। जब कोड की लेंथ बढ़ेगी तो रीडेबिलिटी क्या होगी? डाउन। इसका मतलब लाइन नंबर 7 और लाइन नंबर 9 की बात करो तो दोनों में से रीडेबिलिटी किसकी कम है? लाइन नंबर 9 की, क्योंकि इसमें कोड की लेंथ क्या हो रही है? बढ़ रही है। इसका मतलब सबसे बेटर कौन सा? 7, 8 और 9 में से 7। तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे कौन सा यूज करना चाहिए? 7। इस तरीके से अगर दिमाग चल रहा है, दिस इज रॉन्ग, राइट? तो क्योंकि हमेशा ये इतनी सी कोड लेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए, लाइन नंबर 8 और 9 में तो कौन सा बेटर है? 9 बेटर है। क्यों? उसके पीछे रीजन आपको पता है, बट 7 और 9 में से कौन सा बेटर है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैं जो एग्जैक्टली जो पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ ना, ये पैटर्न फॉलो होगा जब आप बहुत टॉप मोस्ट इंटरव्यू में जाओगे। इस तरीके से एक्चुअली आपको कंफ्यूज किया जाता है और आपको एक पॉइंट पे लाया जाता है जहां पे आप कमिट करते हो कि ऐसा ही होने वाला है। क्योंकि अगर आपने चीजों को रट रखा है तो फिर आपको जैसे थोड़ा ऐसे फ्लो में घुमाया जाएगा तो आप बहुत इजीली कंफ्यूज होंगे। लेकिन अगर आपने चीजों को रिलेट कर रखा है तो फिर कोई चांस नहीं कंफ्यूज होने का। तो ये जैसे मेरे साथ साथ आपने बोला कि लाइन नंबर 7 बेस्ट है, बट ऐसा है नहीं। चलिए, इसको अपन थोड़ा देखने की ट्राई करते हैं कि लाइन नंबर 7 बेस्ट क्यों नहीं। चलिए, इसके रिगार्डिंग एक काम करते हैं। पता क्या, मैं एक काम करता हूँ। देखिए, क्लास कितनी हो सकती है? कितनी भी हो सकती है क्लास। कोई जरूरी नहीं कि एक ही क्लास लेके, अभी तक अपन हमेशा एक ही क्लास लिखते आए, बट आगे चल के अपन पढ़ेंगे। अभी मैं खाली आपको रिलेट करवा रहा हूँ, अभी जितना समझ में आ रहा है इसको समझने की ट्राई करें, बाकी ये आगे चल के क्लियर ज्यादा अच्छे से होगा। मैं मान लो एक और क्लास लिख रहा हूँ, एक और क्लास लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्लास स्टूडेंट 1, राइट? ओके, आराम से देखना। देखिए, इससे पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। देखिए, जब डायरेक्ट आप एक्सेस करते हो, जब आप डायरेक्ट एक्सेस करते हो, जैसे यहाँ पे आपने डायरेक्ट एक्सेस कर रखा है, तो फ्लो किस तरीके से चलता है? सीनेम को एक्सेस कर रहे हैं अपन, राइट? कौन सी क्लास में एक्सेस कर रहे हैं अपन? स्टूडेंट क्लास के अंदर।
तो क्या सीनेम नाम का कोई स्टैटिक वेरिएबल है स्टूडेंट क्लास के अंदर? यस, तो उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो क्या प्रिंट हो जाएगा? सीपीटी। दैट इज द फ्लो। अगेन मैं फ्लो बता देता हूँ क्योंकि उसके बेसिस पे आप रिलेट करना नीचे वाले को। जैसे आप डायरेक्ट एक्सेस करते हो किस तरीके चलता है, डायरेक्ट एक्सेस हुआ मतलब कौन सी क्लास में कर रहे हैं अपन? स्टूडेंट क्लास के अंदर। तो क्या सीनेम नाम का कोई स्टैटिक वेरिएबल स्टूडेंट क्लास के अंदर है? यस, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज सीपीटी। चलिए अब इस स्टोरी के बेसिस पे काम करते हैं। नीचे वाला रिलेट करना बताता हूं। नीचे वाला कैसे रिलेट होगा? एक ऑब्जेक्ट बनेगा, कौन पॉइंट कर रहा है? एस पॉइंट कर रहा है। एक सीनेम नाम की कॉपी तो बनी हुई होगी, से सीपीटी पढ़ा होगा। देखिए ये कैसे रिलेट होता है? सीनेम कॉल हुआ किस पे? एस पे। एस किस टाइप का है? स्टूडेंट टाइप का। तो क्या स्टूडेंट क्लास के अंदर सीनेम नाम का कोई इंस्टेंस वेरिएबल है? नहीं है। तो कोई स्टैटिक वेरिएबल है? यस, तो कौन सा आ जाएगा? सीपीटी। राइट, तो इससे इसको कैसे पता चला कि सीनेम स्टूडेंट क्लास का लेके आना है? सीनेम किस पे कॉल हुआ? एस पे। एस कौन से टाइप का है? स्टूडेंट टाइप का। इसको कैसे पता चला कि स्टूडेंट क्लास का लेके आना है सीनेम? डायरेक्ट एक्सेस हुआ कौन सी क्लास में? स्टूडेंट क्लास के अंदर। तो इसका मतलब किसका सीनेम? स्टूडेंट क्लास का सीनेम। इसको कैसे पता चला कि सीनेम स्टूडेंट का लेके आना है? सीनेम कॉल हुआ किस पे? स्टूडेंट पे। इसका मतलब किसका सीनेम? स्टूडेंट क्लास का सीनेम। तीनों को पता कैसे चल रहा है कि सीनेम लाना है, वो मैं आपको बता रहा हूं। सीनेम किसका? स्टूडेंट क्लास का। अब अगर आप फील कर पा रहे हो तो फिर मैं थोड़ा सा इसको यहां से हटा के मैं डाल रहा हूं नीचे वाले में। देखिए देयर आर टू क्लासेस, वापस से फील करने की ट्राई करते हैं। देयर आर टू क्लासेस। एक क्लास कौन सी है? स्टूडेंट। एक क्लास कौन सी है? स्टूडेंट वन। चलिए अगर इस प्रोग्राम को चलाओ तो आउटपुट क्या आएगा? कौन सी लाइन पे? लाइन नंबर 10 इस बार आपके लिए प्रॉब्लम जनरेट करेगा। द रीजन इज क्योंकि देखिए जैसे ही आप इस प्रोग्राम को चलाओगे, क्या कोई स्टैटिक वेरिएबल है? हाँ, स्टूडेंट क्लास के अंदर एक सीनेम वेरिएबल की कॉपी बनेगी। वैल्यू क्या जाएगी इसमें? सीपीटी। ठीक है, अब आइए मेन के पास। मेन के पास आओगे, एक स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है। कौन पॉइंट कर रहा है इसको? एस पॉइंट कर रहा है। कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है? स्टूडेंट क्लास का। दो क्लास है, स्टूडेंट और स्टूडेंट वन। ये ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास का है? स्टूडेंट क्लास का। ठीक है, यहां पे आओ, सीनेम डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हो। कौन सी क्लास के अंदर हो? स्टूडेंट वन। क्या स्टूडेंट वन के अंदर सीनेम नाम का कोई स्टैटिक वेरिएबल है? नहीं, वो तो किसके अंदर है? स्टूडेंट के अंदर। तो एज पर द फ्लो ये चेक करेगा क्या स्टूडेंट वन के अंदर सीनेम नाम का कोई स्टैटिक वेरिएबल है। इसको नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो लाइन नंबर 10 पे क्या आने वाली है? एरर। आप चलाने की ट्राई करिए, लाइन नंबर 10 पे एरर आपका वेट कर रही है। जस्ट ऑब्जेक्ट जैसे आप चलाओगे, इसको कंपाइल करोगे, ये देखो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि एग्जिट की एरर कैसे आप पता कर सकते हो कि एग्जिट कौन सी एरर आएगी। बट लाइन नंबर 10 पे क्या आ रही है अभी के लिए? एरर आ रही है। राइट, रीजन आपको पता है। देखिए इवन थोड़ा बहुत अभी मैं आपको एरर पढ़ना सिखाता हूँ, बट आगे चल के मैं आपको पूरा फुल फ्लो आप ये बता पाऊंगी कि एरर किस तरीके से आती है। और किसी इंटरव्यू रूम में अगर आप एग्जैक्ट एरर बता सकते हो तो इससे बड़ा इंपैक्ट नहीं है, क्योंकि अगर आपको एग्जैक्ट एरर पता है तो आप कितना क्विकली इसको सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि एग्जैक्ट एरर कब पता होती है? जब आपको रीजन पता होता है। और अगर आपको रीजन पता है कि एरर क्यों आ रही है तो उसको सॉल्व करना आपके लिए इजी है। एरर सॉल्व करने में टाइम ज्यादा कब लगता है? जब अपने को ये पता ही नहीं कि एरर आ क्यों रही है। राइट, तो पहले तो अपन ये फिगर आउट करेंगे एरर क्यों आ रही है, और जब ये फिगर आउट करोगे, पता चलेगा एरर क्यों आ रही है, तब जाके इसको सही करोगे। एरर में हमेशा दो स्टेप होते हैं, पहले पता करना क्यों आ रही है, और उसके बाद उसको सही करना। सही करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, पता करने में कि क्यों आ रही है हमेशा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो अगर आपको एग्जैक्टली ये पता है कि ये वाली एरर आएगी, तो इसका मतलब आपको रीजन पता है कि एरर क्यों आ रही है, और रीजन पता तो आप इतना क्विकली फिगर आउट कर पाओगे। इसलिए किसी इंटरव्यू में अगर आप एग्जैक्टली एरर भी बता सकते हो, इससे अच्छा इंपैक्ट आप सामने वाले पे क्रिएट कर नहीं सकते। तो देखो एक बार थोड़ा पढ़ने का तरीका बताता हूँ। ये बोल रहा है कि मेरे को एक बार थोड़ा सा अभी जस्ट इंग्लिश की तरफ पढ़ो भाई। कैन नॉट फाइंड सिंबल, मेरे को कुछ नहीं मिला। क्या नहीं मिला इसको? ये बोल रहा है मेरे को सीनेम नहीं मिला। लेकिन कहां पे ढूंढा इसने? ये लोकेशन बता रहा कि मैंने वहां पे जाके ढूंढा। कहां पे जाके ढूंढा? स्टूडेंट वन क्लास में। क्यों ढूंढा इसने स्टूडेंट वन क्लास में? क्योंकि फ्लो ये है कि डायरेक्ट जब भी एक्सेस होगा ये देखेगा, अच्छा डायरेक्ट जब भी एक्सेस होगा ये देखेगा, अच्छा सीनेम नाम का कोई स्टैटिक वेरिएबल है क्या कौन सी क्लास में? ये कौन सी क्लास में? स्टूडेंट वन में। स्टूडेंट वन में है क्या? नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम है। राइट, देखिए मैं इसको हटा देता हूं, ये लाइन प्रॉब्लम जनरेट कर रही थी, चलिए इसको हटा देते हैं। अब मेरे को बताइए आउटपुट क्या आएगा। देखिए बाकी वालों को कैसे इंडिकेशन मिल रहा था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। ये कैसे पता करेगा कि किसका लाना है? सीनेम कॉल हुआ किस पे? एस पे। एस कौन से टाइप का है? स्टूडेंट।
तो इसका मतलब कौन से क्लास का स्टैटिक वेरिएबल? स्टूडेंट क्लास का। क्या स्टूडेंट क्लास के पास कोई स्टैटिक वेरिएबल है सीनेम नाम का? यस। तो यहाँ पे आराम से क्या जाएगा? सीपीटी। यहाँ पे भी देखिए सीनेम किसका? सीनेम स्टूडेंट क्लास का। क्या स्टूडेंट क्लास के पास कोई सीनेम है? यस। तो ये आ जाएगा कौन सा? सीपीटी। देखिए इसमें कोई एरर नहीं है क्योंकि इनका फ्लो इस तरीके का, ये प्रॉपर बता पा रहे हैं कि कौन सी क्लास की बात कर रहा हूं मैं, स्टूडेंट की। पहले वाला नहीं बता पा रहा था, पहले वाला बता रहा था स्टूडेंट 1 की बात कर रहा हूं। ठीक है, अभी मैं कैसे चला रहा हूं, क्या कर रहा हूं वो छोड़िए, आपको रिजल्ट देखिए कितनी बार सीपीटी आ रहा है? 2 बार सीपीटी आ रहा है, राइट। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि टोटल स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने के कितने तरीके हैं? 3। कौन सा? एक तो डायरेक्ट, एक किसके थ्रू? ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू, एक किसके थ्रू? क्लास के नाम के थ्रू। देखिए डायरेक्ट में प्रॉब्लम ये है, अगर आप डायरेक्ट करोगे तो हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कौन सी क्लास का स्टैटिक वेरिएबल है और मैं कौन सी क्लास में कर रहा हूं। अगर आप सेम में कर रहे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी दूसरी में करोगे तो प्रॉब्लम है। तो डायरेक्ट के साथ ये प्रॉब्लम है। रेफरेंस वेरिएबल पे करोगे तो ये प्रॉब्लम है कि फिर रीडेबिलिटी का इशू रहेगा। सामने वाला देख के ये पता नहीं कर पाएगा उसको देख के कि वेदर ये इंस्टेंस वेरिएबल है या स्टैटिक वेरिएबल है, क्योंकि रेफरेंस वेरिएबल पे आप इंस्टेंस को भी कर सकते हो, स्टैटिक को भी कर सकते हो, तो वहां पे ये इशू है। तीसरा, अगर आप करोगे क्लास नेम के थ्रू, देखिए न तो रीडेबिलिटी का इशू है क्योंकि क्लास का नाम देखते सबको पता चलेगा कौन सा वेरिएबल है स्टैटिक, और नहीं क्लास का इशू, बोले सेम क्लास से करो या बाहर की क्लास से करो, आप हमेशा प्रॉपर क्या दोगे? इंडिकेशन दोगे और कोई प्रॉब्लम है नहीं। इसीलिए तीनों में से इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे विच इज द रिकमेंडेड वे? बाय यूजिंग क्लास नेम, राइट। तो स्टैटिक वेरिएबल को 3 तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, बट इंडस्ट्री पे हमेशा रिकमेंडेड होगा किसके थ्रू करें आप? क्लास नेम के थ्रू। तो हमेशा आपके हाथ, जब भी आप इंडस्ट्री में कभी भी स्टैटिक वेरिएबल के साथ काम करें तो क्लास के नाम पे ही जाने चाहिए। देयर इज नो चांस की रेफरेंस वेरिएबल पे या फिर डायरेक्ट पे जाना चाहिए, राइट। तो आंसर आप किस तरीके से करोगे? देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए स्टैटिक वेरिएबल को कैसे एक्सेस कर सकते हो, तो आप आंसर करोगे स्टैटिक वेरिएबल को अपन 3 तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्ट एक्सेस, एंड देन रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू, एंड देन क्लास नेम के थ्रू। अब देखिए बहुत लेस चांस है कि फ्रेशर लेवल पे आपसे ये पूछा जाएगा कि इंडस्ट्री पे कौन सा करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन कैसे कर सकता सामने वाले पे, क्योंकि पहले ही आप बोल रहे हो कि आप क्या हो? फ्रेशर हो। इसका मतलब आपको इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस तो है नहीं, तो सामने वाला ये क्वेश्चन तो आपसे कैसे कर सकता है कि इंडस्ट्री पे क्या होगा, क्योंकि आप आंसर यही दोगे मेरे को क्या पता क्या होगा, क्योंकि मैंने तो काम किया ही नहीं इंडस्ट्री पे, राइट। लेकिन अब इसलिए ये चीजें आपको आगे से करनी पड़ेगी फ्रेशर लेवल पे अगर आपको करनी है तो। अगर आपको सामने वाले को अपना टैलेंट दिखाना है या फिर कितना एक्सपर्ट हुई आपको दिखाना है, तो ये सामने वाले के पूछने का वेट नहीं कर सकते, आपको आगे से ही इंडिकेशन देना पड़ेगा। वो आप कैसे दोगे? अब वो आप इस तरीके से दे सकते हो। अब आप आंसर कर रहे हो स्टैटिक वेरिएबल को कितने तरीके से एक्सेस कर सकते हैं? देयर आर 3 वेज। मैं डायरेक्ट एक्सेस कर सकता हूँ, मैं रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ, मैं क्लास नेम के थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ, बट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे हमेशा क्लास नेम के थ्रू ही करना चाहिए। अब आपने खुद आगे चल के बोला है तो अगला क्वेश्चन जरूर आएगा, ऐसा क्यों कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे हमेशा क्लास नेम के थ्रू करना चाहिए? तो आप क्या बोलोगे? डायरेक्ट में प्रॉब्लम ये है कि सेम ही क्लास में होना चाहिए, राइट। रेफरेंस वेरिएबल के साथ प्रॉब्लम ये है कि रीडेबिलिटी को क्या करेगा? कम करेगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज रीडेबिलिटी, राइट। तो घूमते जाओ, कोई इशू नहीं है, राइट। तो जस्ट एक और डिफरेंस अपन जनरेट करते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करने का एक ही तरीका है, देयर इज नो सेकंड वे, और वो एक तरीका कौन सा है? रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू, क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल टोटली किससे रिलेटेड होता है? ऑब्जेक्ट से। तो रेफरेंस ऑब्जेक्ट पे कुछ भी ऑपरेशन करना है तो आपके पास ऑप्शन एक ही है, कौन सा? रेफरेंस वेरिएबल। इसीलिए इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करना तो आपको रेफरेंस वेरिएबल चाहिए, देयर इज नो अल्टरनेटिव। स्टैटिक में 3 है और कौन सा करना चाहिए आपको पता है। कौन सा, कितना डिफरेंस हो गया? ये 6, राइट। चलिए पहले कुछ लिख लीजिए पॉइंट, उसके बाद अपन आगे आते हैं। हेडिंग डालिए स्टैटिक वेरिएबल, लिखिए इसके अंदर कुछ। ओके, लिखिए फर्स्ट पॉइंट इफ। अब आप खुद से रिकॉल करते जाना लिखते लिखते, ताकि प्रॉपर तरीके से आप देख पाओगे कि वैसे सारा पॉइंट आप रिलेट कर पा रहे हो या नहीं। इफ वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल, इफ वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल is changing, if value of a variable is not changing, if value of a variable is not changing from object to object, if value of a variable is not changing from object to object, and if it is same, ऐसे लिख लो, if value of a variable is not changing from object to object, or if value of a variable is same for all the object, or if value of a variable
is same for all the object, बात दोनों की वही है, same for all the objects, then it is recommended to define that variable as static variable. It is recommended to define that variable as static variable. Right. Second point, second में बोलिए क्या था? कॉपी कितनी क्रिएट होगी? एक, राइट? या तो लिखिए in case of a static variable, only a single copy will be created. In case of a static variable, only a single copy will be created. In case of a static variable, only a single copy will be created, and that copy will be shared. By all the objects. In case of a static variable, only a single copy will be created, and that copy will be shared by all the objects. Number third, एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ. जैसे तीसरा पॉइंट क्या था? इंस्टेंस वेरिएबल कब क्रिएट होता है? जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है. कब डिस्ट्रॉय होता है? जब आपका ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है. मतलब इसका स्कोप कितना होता है? ऑब्जेक्ट जितना. चलिए, स्टैटिक वेरिएबल कब क्रिएट होता है? जब क्लास क्रिएट होती है. थोड़ा सा मैं आपको और टेक्निकल ले जाना चाहता हूँ. क्लास क्रिएट होना इतना टेक्निकल नहीं है, आगे अपन में चल के अपन फर्दर इस पे डिस्कस करेंगे. क्रिएट होने को क्लास में अगर आपको ज्यादा टेक्निकल जाना है तो आप बोलोगे क्लास लोड होना, और डिस्ट्रॉय होना क्या बोलोगे? क्लास अनलोड होना. ताकि थोड़ा और आप अपना टेक्निकल बिहेवियर दिखा पाओगे. आगे चल के अपन देखेंगे लोड होना क्या होता है, अनलोड होना क्या होता है. बट फिलहाल के लिए लिखिए आप. नंबर थर्ड पॉइंट, स्टैटिक वेरिएबल विल बी क्रिएटेड. Static variable will be created at the time of class loading. Static variable will be created at the time of class loading, and it will be destroyed. At the time of class unloading. Static variable will be created at the time of class loading, and it will be destroyed at the time of class unloading. Fine. Okay. Next, number 4 point. A static variable will be stored. Inside method area. Static variable will be stored inside method area. Number 5th, we need to declare static variable directly in the class. We need to declare static variable directly in the class. With the help of static keyword. We need to declare a static variable directly in the class with the help of a static keyword. Number 6, we can access a static variable. By using following 3 ways. We can access static variable by using following 3 ways. Number first, directly. Number second, by using object reference variable. Number third, by using class name. We can access static variable by using following 3 ways. Directly. Number second, by using object reference variable. Number third, by using class name. Numbers इसमें लिख लीजिए, इसी में लिखना नीचे, इसी पॉइंट में. बट at real time industry standard, it is always recommended to access
static variable, it is always recommended to access static variable by using class name. It is always recommended to access static variable by using class name, as it will increase the readability. As it will increase the readability. It will increase the readability. Okay, fine. चलिए, आई बिलीव आपने लिख लिया होगा, तो फिर नेक्स्ट एग्जांपल मेंशन कर लीजिए आप। अभी ये वाला करिए, ये 2 क्लासेस वाले बाद में देखेंगे अपन, अभी जिसने समझाने के लिए लिया था। आप ऐसे कर लीजिए, ये वाला एग्जांपल ले लीजिए। इस केस में देखिए 3 तरीके से अपने को एक्सेस होता हुआ दिख रहा है 7, 8 और 9 पे। तो आउटपुट आप यहाँ पे देखोगे तब भी सीपीटी है, आप यहाँ पे देखोगे इस लाइन की वजह से भी सीपीटी और इस लाइन की वजह से भी सीपीटी है। 3 बार सीपीटी आपको स्क्रीन पे दिखेगा, राइट। एक बार ये लिखिए, उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। दोनों को अपन कंबाइन करते हैं, इंस्टेंस और स्टैटिक को, सो दैट आप ज्यादा अच्छे से देख पाओगे कि वेदर आप कितना ग्रैब कर पाओगे उसको। तो तीनों केस में आपको सीपीटी दिखेगा, लाइन नंबर 7, 8 और 9 की वजह से, राइट। ओके फाइन, चलिए अगर ये लिख लिया हो तो फिर एक क्वेश्चन करिए आप। ओके चलिए, क्वेश्चन क्या है आपके लिए? क्वेश्चन ये है, यहाँ पे
ओके, सो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, तो आप इसको फिगर आउट करने की ट्राई करिए। खास करके मैं आउटपुट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे जो चाहिए वो है कि प्रॉपर डायग्राम चाहिए मुझे इसका, राइट। तो आप प्रॉपर डायग्राम बनाइए, कैसे ऑब्जेक्ट कौन पॉइंट करेगा, किसकी कितनी कॉपी बनेगी ऑल, एंड देन लेट मी नो कि क्या आउटपुट आएगा। सो डायग्राम ज्यादा मैटर करता है रेदर देन कि आउटपुट क्या आएगा, क्योंकि अगर आप जस्ट उस पर फोकस कर रहे हो आउटपुट पे, तो फिर दिक्कत होने वाली जब भी क्वेश्चन थोड़ा बहुत भी चेंज होगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर स्टेप फॉलो कर रहे हो, वो डायग्रामेटिक अप्रोच फॉलो कर रहे हो, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको क्वेश्चन कितने तरीके से घुमाया। टेक योर टाइम, आई एम वेटिंग। प्रॉपर आप डायग्राम बनाएं और उसके बाद आप आउटपुट बताएं। ओके, चलिए, आई बिलीव पहुंच पाए होंगे आप फाइनल आउटपुट तक। देखते हैं अपन। जस्ट ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे सबसे पहले किस तरीके से फिगर आउट करने की रिक्वायरमेंट है। जब भी आप ये चलाओगे, सबसे पहले आपको देखना है क्या इसके अंदर कोई स्टैटिक वेरिएबल है। यस, कौन सा? सी नेम। तो स्टैटिक वेरिएबल की एक कॉपी आप बना दीजिए। ये बनी आपके सी नेम की कॉपी, और वैल्यू जो कि अभी इसमें है वो क्या है? सीपीटी। ठीक है, ओके, दैट्स फाइन। अब आप मेन से चलाना स्टार्ट करिए। राइट, मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका कि वेदर मेन से चलता है या नहीं, उसका बात अपन बाद में करेंगे। अभी के लिए आपको ये मानना है कि मेन से चलता है, तो आप मेन से चलाना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए, लाइन नंबर 7 पे आइए। एक स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है। ये बात मैं आपको बोल चुका, ऑब्जेक्ट बनते ही आपके हाथ कुछ इस तरीके से चलने चाहिए। ये बना स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट। कौन पॉइंट कर रहा है इसको? एस पॉइंट कर रहा है। और ऑब्जेक्ट बनते ही आपका जो अगला टारगेट होना चाहिए वो ये, कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बना? स्टूडेंट। आपको कहां पे जाना है? स्टूडेंट क्लास के अंदर। क्या चेक करना है? क्या कोई इंस्टेंस वेरिएबल है क्या स्टूडेंट क्लास के अंदर? यस, एक इंस्टेंस वेरिएबल है। कौन सा? रोल नंबर। तो इस ऑब्जेक्ट में रोल नंबर की क्या बनने वाली है? कॉपी बनने वाली है। वैल्यू क्या यहाँ पे आपने दे रखी है? नहीं। अगर आप इंस्टेंस वेरिएबल को कुछ भी वैल्यू नहीं देते हो, तो कौन वैल्यू देगा? जेवीएम। कौन सी वैल्यू? डिफॉल्ट वैल्यू। किस पे डिपेंड करती है डिफॉल्ट वैल्यू? डेटा टाइप पे। इसका डेटा टाइप कौन सा है? इंट। और इंट की डिफॉल्ट वैल्यू कितनी होती है? 0। रोल नंबर में आया 0। ठीक है, ये लाइन नंबर 7 खत्म हो गई। अब आते हैं अपन लाइन नंबर 8 पे। अगेन एक और ऑब्जेक्ट बन रहा है। चलिए, एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं अपन। कौन पॉइंट कर रहा है इसको? S1 पॉइंट कर रहा है। ऑब्जेक्ट बनते ही अगला टारगेट अपना अगेन वही, कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बना? स्टूडेंट क्लास का। क्या स्टूडेंट क्लास के अंदर कोई इंस्टेंस वेरिएबल है? यस, कौन सा? रोल नंबर। चलिए, बनाते हैं अपन रोल नंबर की कॉपी। ओके, कोई वैल्यू आपने दी है? नहीं। तो कौन देगा? जेवीएम। कौन सी वैल्यू? डिफॉल्ट वैल्यू। इंट की डिफॉल्ट वैल्यू कितनी? 0। ठीक है, ओके। फिर आइए, लाइन नंबर 8 खत्म, नीचे आइए। एस डॉट रोल नंबर।
एस रेफरेंस वेरिएबल जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है उस ऑब्जेक्ट का रोल नंबर। एस रेफरेंस वेरिएबल जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है उस ऑब्जेक्ट का रोल नंबर कितना है 0। तो सबसे पहले इसकी वजह से क्या प्रिंट होने वाला है 0, मैं साइड में लिख रहा हूं। उसके बाद ये लाइन खत्म, नेक्स्ट टाइम पे आओ। S1 डॉट सी नेम, S1 जिसको पॉइंट कर रहा है उस ऑब्जेक्ट के पास सी नेम नाम का ऑब्वियस इंस्टेंस वेरिएबल नहीं है। कोई सी नेम नाम का स्टैटिक वेरिएबल है? यस, सी नेम नाम का स्टैटिक वेरिएबल है। कितनी वैल्यू उसकी? सीपीटी, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल को आप रेफरेंस वेरिएबल पे क्या कर सकते हो? एक्सेस कर सकते हो। कोई भी ऑब्जेक्ट बोलेगा तो इसी कॉपी के पास जाने वाला है, क्योंकि स्टैटिक की एक ही कॉपी बनती है। तो यहाँ पे S1 डॉट सी नेम क्या प्रिंट होने वाला है? सीपीटी। ओके ठीक है, नेक्स्ट लाइन, लाइन नंबर 11। एस जिसको पॉइंट कर रहा है उसका सी नेम। देखो किसी भी ऑब्जेक्ट के सी नेम की बात करोगे मतलब इसी की बात हो रही है, क्योंकि एक ही कॉपी है स्टैटिक वेरिएबल की, हर एक ऑब्जेक्ट उसी को शेयर करेंगे। इसमें वैल्यू कितना करना है? 10। तो जो पुराना वैल्यू पड़ा है वो हट जाएगा और उसकी जगह नया वैल्यू क्या आ जाएगा? 10। तो पुराना वैल्यू क्या पड़ा है सी नेम में? पुराना वैल्यू पड़ा है सीपीटी, ये हट जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा? 10। चलिए ठीक है, ओके। नाउ ये लाइन खत्म। अगला S1 डॉट रोल नंबर। S1 जिसको पॉइंट कर रहा है उसके रोल नंबर में आपको क्या डालना है? 100। S1 जिसको पॉइंट कर रहा है उसके रोल नंबर में जो पहले से पड़ा है 0 वो हट जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। S डॉट रोल नंबर, S जिसको पॉइंट कर रहा है उसके रोल नंबर को प्रिंट करवाना है। S जिसको पॉइंट कर रहा है उसका रोल नंबर कितना है? 0। नेक्स्ट, S जिसको पॉइंट कर रहा है उसका सी नेम। देखो किसी भी ऑब्जेक्ट का सी नेम बोलोगे तो ऑब्वियसली एक ही कॉपी है, क्या पड़ा उसमें? टैग। तो क्या प्रिंट होने वाला अगला? टैग। ओके नेक्स्ट, S1 डॉट रोल नंबर। S1 जिसको पॉइंट कर रहा है उसका रोल नंबर कितना है? 100। नाउ S1 डॉट सी नेम, S1 जिसको पॉइंट कर रहा है उसका सी नेम, किसी का भी बात करोगे तो एक ही कॉपी है, क्या है? टैग। राइट, मेन जो डिफरेंस था वो यहीं पे था, क्योंकि देखिए स्टैटिक वेरिएबल की कितनी कॉपी बनती है? एक। अगर किसी ने भी चेंज किया तो वो सबके लिए चेंज हो जाएगा, क्योंकि सब अपनी वैल्यू कहां से ला रहे हैं? उसी कॉपी से ला रहे हैं। तो जैसे देखिए S1 S ने इसको चेंज करके कितना कर दिया? टेक। वो S1 के लिए भी टेक हो चुका है, क्योंकि दोनों ला कहां से रहे? एक ही जगह से तो ला रहे हैं। राइट, वही बात है ना, जैसे मान लो कॉलेज में 100 स्टूडेंट है, सबके लिए कॉलेज का नाम क्या है? फिक्स है। जैसे मान लो सीपीटी, कल को मान लो कॉलेज ने अपना नाम बदल लिया, तो कॉलेज ने अपना नाम बदला तो जितने भी स्टूडेंट है सबके लिए कॉलेज का नाम क्या हो गया? बदल गया। राइट, ओके यहाँ पे आप देखोगे कोई एरर तो है नहीं। आप जैसे इसको चलाने की ट्राई करोगे यू विल सी, यहाँ पे देखिए 0 सीपीटी 0 टेक 100 एंड देन टेक। राइट, जो अपन ने फैच आउट किया है बिल्कुल एज इट इज सेम आउटपुट आ रहा है। राइट, सो बहुत ही बेसिक सा यहाँ पे चीज है, और वो ये कि ऑब्वियसली स्टैटिक वेरिएबल की एक ही कॉपी है। अगर कोई भी चेंज करेगा, जैसे यहाँ पे एस ने चेंज करने की ट्राई की, सबके लिए चेंज हो चुका, वो एस के लिए भी चेंज हो गया, वो S1 के लिए भी चेंज हो गया, क्योंकि दोनों के लिए कॉपी क्या है? सेम ही है। लेकिन इंस्टेंस वेरिएबल के हर एक के लिए अलग अलग कॉपी है, तो मान लो S1 ने चेंज किया तो ओनली S1 में ही हो रहा है, S को फर्क नहीं पड़ रहा है। राइट, दैट इज द। तो थोड़ा सा अगर आपको उसको लिखना है या देखना तो आप देख लो फटाफट से। फाइन, सो पर देखिए आपने अपन ने यहाँ पे दोनों को मिक्स किया है, इंस्टेंस और स्टैटिक को, लेकिन कोई फर्क पड़ा नहीं है। राइट, चलिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे
अगर थोड़ा सा चेंज करता हूँ, आपको पूछता हूँ कि आउटपुट पे कुछ फर्क पड़ेगा क्या, तो आप बताना मेरे को। लेट्स सपोज ये जो मैंने लिख रखा ना एस डॉट सी नेम, जो यहाँ की तरफ आपको दिख रहा होगा एस डॉट सी नेम, चलिए इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ और इस एस डॉट सी नेम को मैं यहाँ पे ये आगे का एस हटा देता हूँ, सपोज जिसमें रखता हूँ सी नेम इक्वल टू टैग। अच्छा मेरे को बताइए आउटपुट पे कोई फर्क पड़ेगा या सेम ही आउटपुट रहने वाला है? सेम ही रहने वाला है, क्योंकि सी नेम कौन सा वेरिएबल है, स्टैटिक। आप तीन तरीके से एक्सेस कर सकते हो, आप रेफरेंस वेरिएबल पे कर सकते हो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। अभी आप सेम ही क्लास में हो इसलिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। बट सपोज मैं अगर यहाँ पे लाइन नंबर 12 से देखिए, ये पहले तो इसको चला के दिखा देता हूँ मैं, सेम ही आउटपुट रहने वाला है, इसमें कोई डाउट है नहीं। तो यहाँ पे अगर आप चला के देखोगे कंपाइलेशन इज फाइन, कोई दिक्कत है नहीं, और आप रन करके देखोगे तो ऑब्वियसली सेम ही आउटपुट आ रहा है, जो अभी आ रहा था वो सेम ही आ रहा है, राइट। ओके नाउ यहाँ पे अगर नेक्स्ट अपन बात करें तो फिर अगर मैं यहाँ से सपोज ये S1 डॉट हटा देता हूँ, नाउ लाइन नंबर 12 से अगर मैं S1 डॉट हटा देता हूँ, अब ऑब्वियसली एरर, क्योंकि रोल नंबर कैसा वेरिएबल है, इंस्टेंस। कंपल्सरी एक्सेस करना तो साथ में क्या चाहिए, रेफरेंस वेरिएबल, एक ही तरीका है, राइट। तो यहाँ पे देखिए जैसे चलाने की ट्राई करोगे लाइन नंबर 12 आपको एरर देने वाला है। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ फ्लो आपको पता है तो अब क्वेश्चन बनते जाएंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं कि आपके पास आंसर नहीं हो। तो यहाँ पे ऑब्वियसली लाइन नंबर 12 पे क्या आ रही है, एरर आ रही है, क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करने का तरीका एक ही है और उसके साथ क्या होना चाहिए, रेफरेंस वेरिएबल। फाइन, ओके चलिए फर्दर पहले अपन आगे चलते हैं, उससे पहले मैं आपको एक डिटेल प्रोवाइड करवा देता हूँ इन केस। यहाँ पे मैं आपको बोलता हूँ ऑलरेडी आपको पता है 10 डेज के बाद पहले आपका एक रिटन एग्जाम होगा और दूसरा एक इंटरव्यू होगा, और अगर वो आप क्लियर करोगे तभी इस प्रोग्राम में फर्दर आपको एंट्री मिलेगी। तो इस प्रोग्राम का जो 10th सेशन है वो इस सैटरडे को होने वाला है, कैलकुलेट आप कर सकते हो, आज 5th डे का सेशन है। तो 10th सेशन जो इस सैटरडे को होगा, 19th ऑफ नवंबर को आई थिंक फाइनल 10th सेशन होगा। उसके बाद जो एग्जाम है आपका वो 20th ऑफ नवंबर को होगा, राइट। उसके बाद अगले 21 से फिर आपके इंटरव्यूज स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं, जो एग्जाम होगा रिटन एग्जाम, उसमें आप किस तरीके के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, उसमें आप आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो जैसे आपके सामने एक इस तरीके का प्रोग्राम आपको दिया गया है और आपसे पूछा गया इसका आउटपुट क्या होगा, और आपके पास 4 ऑप्शन हो, तो आपको पिक करना है कि इसका आउटपुट क्या होने वाला है। तो इस तरीके से आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन आपके पास आने वाला है। एक एग्जाम होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। जो वेटेज है वो कुछ इस तरीके से होगा कि जो एग्जाम का वेटेज है वो 30% का रहेगा, इंटरव्यू का वेटेज है वो 70% का रहेगा, राइट। मतलब ऐसा कुछ है कि लेट्स सपोज आपका एग्जाम 100 मार्क्स का है और आपका इंटरव्यू भी 100 मार्क्स का है, राइट। तो पहले मान लो आपने एग्जाम दिया, 100 में से मान लो आपके 50 मार्क्स है सपोज एग्जाम में, राइट। और इंटरव्यू में मान लो आपके सपोज करो कि 100 में से 60 मार्क्स है, तो इस 50 का 30% निकाला जाएगा। तो 50 का 30% कितना हो गया, तो ऑब्वियसली 5/3 जो भी 30/100 में 50 करोगे तो 50 का 30% कितना हो गया, ऑब्वियसली 15, राइट। और 60 का 70% कितना हो गया, 42। तो 45 प्लस 42 प्लस 15 कितना हो गया, ये हो गया आपका 57। तो इसका मतलब आपका 100 में से 57 स्कोर है। इस तरीके से आपका स्कोर कैलकुलेट होगा और उस मेरिट के बेसिस पे ये डिसाइड होगा कि वेदर आप इस प्रोग्राम में इन हो या आउट। तो एग्जाम और इंटरव्यू ये आपको दोनों देने की रिक्वायरमेंट है, दोनों में इस तरीके से क्राइटेरिया डिसाइड होगा। एग्जाम जो है वो इस संडे को है आपका 20th ऑफ नवंबर को, और 20th ऑफ नवंबर को उसके बाद आपकी अगले दिन से इंटरव्यू प्रोसेस और इंटरव्यू का स्लॉट क्या होगा वो आपको मिल जाएगा। एग्जाम जनरली अभी तक के लिए जो भी फर्दर इंस्ट्रक्शन है वो मैं आपको बता दूंगा सेशन में, आपको इवन ग्रुप में भी मिल जाएंगे। बाकी फिलहाल के लिए इंस्ट्रक्शन यही कि आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन आप देख सकते हो। इंटरव्यू में जो भी टेक्निकल कंटेंट हो आप उसी पे फोकस करिए। अगर मान लो आपकी इंग्लिश वीक है तो इस पे अभी आपको जज नहीं किया जाएगा, आप इंटरव्यू को हिंदी में दे सकती हो, क्योंकि अगर इस प्रोग्राम में आपका सिलेक्शन होगा तो फिर आपकी कम्युनिकेशन स्किल पे भी आगे चल के काम करवाया जाएगा। तो अभी के लिए उस पर आपको जज नहीं किया जाएगा, खाली टेक्निकल कंटेंट पे आपको जज किया जाएगा। वो कितना सीरियसनेस के साथ आपने सेशन अटेंड किया और कितना इजीली आप आंसर दे पाते हो, वो सारी चीजें जज होगी, राइट। तो चलिए फिलहाल एक काम अपन करते पहले, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। चलिए अभी तक जो भी डिफरेंस अपन ने फिगर आउट किया, क्विकली चलिए मेरे साथ वापस से रिपीट करिए। पहला, हाँ चलिए मैं आपको एक बार पहला चलिए ये बताइए इंस्टेंस वेरिएबल किस कब बनाने की रिक्वायरमेंट है। अगर वेरिएबल की वैल्यू ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट चेंज हो रही है तो इंस्टेंस वेरिएबल, चेंज नहीं हो रही है तो स्टैटिक वेरिएबल। चलिए सेकंड पॉइंट, कितनी कॉपी क्रिएट होती है इंस्टेंस वेरिएबल की, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सेपरेट कॉपी क्रिएट होने वाली है। स्टैटिक वेरिएबल की हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सेम ही कॉपी क्रिएट होगी, वही शेयर करने वाला है। तीसरा पॉइंट, ऑब्वियसली कब क्रिएट होता है ये, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। कब डिस्ट्रॉय होता है, जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है। यहाँ पे जब क्लास लोड होती है, कब डिस्ट्रॉय होता है, जब क्लास अनलोड होती है। नंबर फोर्थ, कौन से एरिया में, हीप एरिया में। कौन से एरिया में, मेथड एरिया में। नंबर फिफ्थ, कहाँ पे
डिक्लेयर करने की रिक्वायरमेंट है डायरेक्ट क्लास के अंदर। कहाँ पे डिक्लेयर करने की रिक्वायरमेंट है? डायरेक्ट क्लास के अंदर विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक मॉडिफायर। नंबर 6, कैसे एक्सेस कर सकते हो आप? रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू। कैसे एक्सेस कर सकते हो आप? 3 तरीके से, डायरेक्ट, रेफरेंस वेरिएबल, क्लास नेम। कौन सा रिकमेंडेड होता है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे? क्लास का नाम, राइट। तो और कुछ डिफरेंस एक दो वो अपन डिस्कस करेंगे कल के सेशन में। तो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। रोकते अपन सेशन को यहाँ पे, मिलते अपन कल। चलिए, कोई डाउट है? बोलिए।